हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को आज के 50 महत्वपूर्ण एमसीक्यू में स्वागत है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण एमसीक्यू है। इसमें बायो के चारों चैप्टर का एमसीक्यू दिया गया है। तो बायो के जो भी चैप्टर हैं, जैव प्रक्रम, नियंत्रण एवं समन्वय, उसके बाद जीव जनन कैसे करते हैं और आनुवांशिकी एवं जैव विकास का ये जो 4 चैप्टर है, ये चारों चैप्टर महत्वपूर्ण चैप्टर है। यहाँ का 10-10 एमसीक्यू का हम लोग प्रैक्टिस करेंगे और पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी का भी 10 क्वेश्चंस है, जो कि एक रिवीजन के लिए है। उसके लिए मैं एक अलग जो है लेक्चर बनाऊंगा, वीडियो बनाऊंगा, है ना। तो यहाँ पे 4 महत्वपूर्ण चैप्टर का एमसीक्यू का हम लोग अभ्यास करते हैं। इसमें से पहला जो आप देख पा रहे हो, जैव प्रक्रम, है ना। तो जैव प्रक्रम का जो है यहाँ पर क्लास 10 साइंस का चैप्टर 6 का टॉप 10 एग्जाम फोकस्ड एमसीक्यू है। खुद को परखें, पोषण, शोषण और वहन तंत्र की समझ आपको कितनी है इस चैप्टर में, तो यहाँ पे आपको मालूम चलेगा। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं बिना समय को बर्बाद किए। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, जैव प्रक्रम यानी लाइफ प्रोसेस के लिए ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है जो सजीव शरीर के बाहर से आता है। तो आपने क्वेश्चन को समझ लिया। एक बार मैं और इसका जो है रिपीट कर देता हूं। जैव प्रक्रम के लिए ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है जो सजीव शरीर के बाहर से आता है। श्वसन, भोजन, उत्सर्जन, वहन। इस क्वेश्चन में कंफ्यूज नहीं होना है आपको, और बहुत इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं ये। तो हम उम्मीद करते हैं आप सभी ने इसका सही आंसर दे दिया होगा। क्वेश्चन क्या कह रहा था, जैव प्रक्रम के लिए ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है जो सजीव शरीर के बाहर से आता है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जिन सभी ने ऑप्शन नंबर बी को चुना है उनका राइट आंसर है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। भोजन जो है ये बाहर से जो है सजीव जो है बाहर से ग्रहण करता है ना। तो मुख्य स्रोत है जो कि हमारे बॉडी के अंदर पोषक तत्व और मेंटेनेंस का कार्य जो है यही से होता है, पोषण से ही होता है। और उस पोषण के बाद जो है शोषण जो होता है, पहले एनर्जी जो हम लेंगे, ग्लूकोज लेंगे, अब ग्लूकोज का विखंडन के लिए हमें शोषण की आवश्यकता होगी। तो मुख्य स्रोत क्या है ऊर्जा का, तो वो है भोजन। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो हम उम्मीद करते हैं आप सभी ने भी ऑप्शन बी को चुना है। चलिए इसके एक्सप्लेनेशन को हम लोग समझ लेते हैं। तो इसके एक्सप्लेनेशन को हम देख रहे हैं। भोजन देख रहे हो, यहाँ पर राइट आंसर हो गया। जैव प्रक्रम लाइफ प्रोसेस के लिए ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है जो सजीव शरीर के बाहर से आता है, तो भोजन। सजीवों को क्षति तथा टूट फूट रोकने और वृद्धि के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यह ऊर्जा शरीर के बाहर से भोजन के रूप में आती है। ध्यान रखना, इसका एक्सप्लेनेशन आप समझ गए होंगे। सजीवों को क्षति तथा टूट फूट रोकने और वृद्धि के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यह ऊर्जा शरीर के बाहर से भोजन के रूप में आती है। तो आप समझ गए होंगे। तो अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप क्या देख रहे हो, प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस जो होता है के लिए निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता नहीं होती है। प्रकाश संश्लेषण के लिए निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता नहीं होती है। कार्बन डाइऑक्साइड, जल, सूर्य का प्रकाश, ऑक्सीजन। 4 ऑप्शन आपके पास है। प्रकाश संश्लेषण के लिए निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता नहीं होती है, तो जल्दी से इसका आंसर कीजिए। हम उम्मीद करते हैं इसका राइट आंसर आप सभी ने दे दिया होगा। हम सभी जानते हैं कार्बन डाइऑक्साइड का आवश्यकता होती है, इसकी आवश्यकता होती है, इसकी आवश्यकता भी होती है, इसकी आवश्यकता भी होती है, ठीक है। इसकी आवश्यकता नहीं होती है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन डी होगा। चलिए इसके जो है एक्सप्लेनेशन को हम लोग समझ लेते हैं। तो इसके उत्तर को आप देख पा रहे हो, ऑक्सीजन जो है इसका राइट उत्तर है, ठीक है। सही करेक्ट ऑप्शन है। प्रकाश संश्लेषण में पौधे CO2, जल, क्लोरोफिल और सूर्य के प्रकाश का उपयोग करते हैं। ऑक्सीजन इस प्रक्रिया का उत्पाद, प्रोडक्ट है, न कि कच्ची सामग्री। ये ध्यान रखना। आपको हम बता दें, यहाँ से एग्जाम में क्या क्वेश्चन पूछेंगे, तो प्रकाश संश्लेषण का जो है समीकरण पूछ देगा। तो ये अभिक्रिया याद रखने के लिए CO2 + H2O, तो ये प्रायः बैलेंस नहीं है और पूर्ण नहीं है। आपको हम इसका जो है बता देते हैं। देखिए 6CO2 है ना, ये कच्ची सामग्री होता है, अकार्बनिक पदार्थ होता है। और जल के 12 अणु, और क्या होता है, सूर्य का प्रकाश, सूर्य का प्रकाश याद रखना। और क्या होता है, क्लोरोफिल, क्लोरोफिल
की उपस्थिति में ये अभिक्रियाएं होती है और यहाँ पे ये ग्लूकोज का निर्माण होता है, C6H12O6 का निर्माण होता है, साथ ही 6H2O बनता है प्लस 6O2 ऑक्सीजन का भी यहाँ पर निर्माण होता है। ये समीकरण प्राय आप ध्यान में रखोगे, एग्जाम में पूछ दिए जाते हैं। तो हम उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देख रहे हो? रंध्र के खुलने और बंद होने की प्रक्रिया को कौन नियंत्रित करता है? द्वार कोशिका, अधिचर्म कोशिका, जाइलम, फ्लोएम, कौन करता है? रंध्र के खुलने और बंद होने की प्रक्रिया को कौन नियंत्रित करता है? राइट आंसर क्या होगा जल्दी से बताइए। ये देख रहे हो, ये रंध्र है, द्वार कोशिका यहाँ पर देख रहे हो, है कि नहीं? ये सारे द्वार कोशिकाएं, ये रंध्र है। अधिचर्म कोशिकाएं का ये डायग्राम है, ये जाइलम नलिकाएं हैं, जल का वहन होता है। फ्लोएम ये देख रहे हो ना, ये पौधे का के अंदर जो है न्यूट्रिशन का जो है भोजन का परिवहन इसके अंदर होता है, किसी भी दिशा में होता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? हम उम्मीद करते हैं आप सभी ने इसके राइट आंसर को दे दिए होंगे। तो द्वार कोशिका के द्वारा रंध्र के खुलने और बंद होने की प्रक्रिया को नियंत्रित किया जाता है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप सभी ने दे दिया है इसका सही आंसर। तो चले इसके एक्सप्लेनेशन को हम लोग समझते हैं। तो देखिए इसके सही आंसर क्या है, द्वार कोशिका है। और ध्यान रखना, ध्यान रखना, जब द्वार कोशिका में जल अंदर जाता है तो वे खुल जाती है और रंध्र खुल जाती है। जब वे सिकुड़ती है तो छिद्र बंद हो जाता है। तो ये आप ध्यान रखना, है कि नहीं? तो इस तरह से जो है आप एग्जाम में इसके आंसर कर सकते हो। ये देख रहे हो, द्वार कोशिकाएं हैं, ये सारे द्वार कोशिकाएं क्लोरोप्लास्ट हैं और रंध्र। तो इसके प्रमुख कार्य को मैंने लेक्चर में बताया हुआ है। जैव प्रक्रम मैंने जब पढ़ा रहा था वहां पे रंध्र का जो प्रमुख कार्य होते हैं वो क्या होते हैं, रंध्र क्या है, इसकी पूरी परिभाषा के साथ हम जैव प्रक्रम में जो है लेक्चर में हम बताए हुए हैं, चैप्टर जब पढ़ा रहे थे। तो YouTube पे भी ये वीडियो है, मेरा लेक्चर है, आप जाकर के देख सकते हो। जैव प्रक्रम वाले प्लेलिस्ट में जाकर के आप देख सकते हो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देख रहे हो? लार जो होता है ना, स्लाइवा में मौजूद लार एमिलेज, है कि नहीं, एंजाइम किस पर क्रिया करता है? प्रोटीन पर, वसा पर, मंड पर, विटामिन पर, किस पर करता है? सलाइवरी एमाइलेज जो होता है ना, लार में मौजूद लार एमिलेज एंजाइम किस पर क्रिया करता है? प्रोटीन पर, वसा पर, मंड पर, विटामिन पर, किस पर करता है? ये देख रहे हो, ये जो है लाला ग्लैंड्स है और यहीं से ये लार एमिलेज, सलाइवरी एमाइलेज का जो है श्रावण होता है हमारे मुख के अंदर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये किस पे क्रिया करता है? तो मंड पे क्रिया करता है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। चलें इसके एक्सप्लेनेशन को हम लोग समझ लें। तो देखिए इसके सही आंसर को देख लो, यहाँ मंड है। लार एमिलेज मंड जटिल अणु को सरल शर्करा सुगर में खंडित कर देता है। पाचन मुंह से ही शुरू हो जाता है और जब आप रोटी को ज्यादा देर चबाते हैं तो वह मीठी लगने लगती है। यह मंड के शर्करा में बदलने का सबूत है। मैं क्लास में भी बता चुका हूं, है ना। तो मंड को कौन तोड़ता है? लार एमिलेज जो है मंड को, जटिल अणु को सरल शर्करा में खंडित कर देता है। याद रखेंगे, पाचन में मुंह से ही शुरू हो जाता है, पाचन मुंह से ही शुरू हो जाता है। तो हम उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आ गया होगा। तो अगर एग्जाम में आता है तो आप गलत नहीं करोगे इसके आंसर को। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देख रहे हो? दीर्घरोम का मुख्य कार्य क्या है? दीर्घरोम का मुख्य कार्य क्या है? विलाई का मुख्य कार्य क्या है? जल्दी से बताइए। भोजन को तोड़ना है, अवशोषण की सतही क्षेत्रफल बढ़ाना है, अम्ल स्रावित करना, जल का अवशोषण करना, क्या है? दीर्घरोम का मुख्य कार्य क्या है? तो हम सभी जानते हैं, हमारे छोटी आंत में जो उंगली जैसे होते हैं, है कि नहीं, उसे हम दीर्घरोम कहते हैं। प्रवर्ध होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? दीर्घरोम कहते हैं, है ना। जो क्या करता है? अवशोषण के सतही क्षेत्रफल को बढ़ा देता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। हम उम्मीद करते हैं आप सभी ने भी ऑप्शन नंबर बी को चुना है। चलें इसके एक्सप्लेनेशन को हम लोग समझ लेते हैं। प्राय ये आप डायग्राम को देख पा रहे होंगे। तो क्या होता है, जब भोजन के टुकड़े ये हमारे छोटी आंत के क्षुद्रांत की दीवार देख रहे हो ना, है कि नहीं, इंटेस्टाइन की जो है ये दीवार है, क्षुद्रांत की दीवार है, ये दीर्घरोम है, ये उंगली जैसे। तो भोजन क्या होता है, जब आते हैं तो ये डायरेक्ट, अगर ये दीर्घरोम नहीं होगा तो भोजन सीधे पास कर जाएंगे, तो सफेद क्षेत्रफल उतना नहीं रहेगा। लेकिन इसको इस सिरा को पकड़ कर फैलाओगे तो इतना बड़ा ये जो है छोटी आंत है,
इसकी लंबाई इतनी है, लेकिन इतनी लंबाई में ये जो उंगली जैसे आप प्रवर्ध देख रहे हो ना, दीर्घोम देख रहे हो ना, ये क्या किया है, सतही क्षेत्रफल को बढ़ा दिया है। अगर इसको यहां से पकड़ के लंबा करोगे तो बहुत लंबा ये हो जाएगा। ठीक है, तो भोजन के अणु क्या होते हैं, छोटे छोटे अणु यहाँ पर इस तरह से चढ़ते हैं, उतरते हैं, चढ़ते हैं, उतरते हैं। ठीक है, और इसका क्या होता है, इस भोजन को बहुत ज्यादा समय मिल जाता है और इसके अंदर जो माइक्रोन्यूट्रिशंस होते हैं वो अवशोषित होकर के हमारे रुधिर वाहिकाओं में चले जाते हैं और रुधिर वाहिकाएं फिर से विभिन्न कोशिकाओं तक, मतलब सतही क्षेत्रफल को ये बढ़ा देता है। यहाँ ध्यान दीजिए, क्षुद्रांत में उंगली जैसे प्रवर्ध होते हैं जो पचे हुए भोजन को अवशोषित करने के लिए सतह का क्षेत्रफल बढ़ा देती है कि नहीं। जैसे तौलिए के रेशे के बारे में सोचें, वे पानी सोखने के लिए सतह बढ़ा देते हैं, वैसे ही ये जो है भोजन को सोखते हैं, ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है, तो हम उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। दीर्घोम का काम क्या होता है, अवशोषण का सतही क्षेत्रफल को बढ़ा देना। तो चलें नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन आप क्या देख रहे हो, श्वसन के दौरान कोशिका द्रव में साइटोप्लाज्म में ग्लूकोज 6 कार्बन अणु किसमें विखंडित होता है, किसमें विखंडित होता है, लैक्टिक अम्ल में, पायरुवेट में, इथेनॉल में, ग्लाइकोजेन किसमें होता है, जल्दी से इसका सही आंसर क्या होगा बताइए। श्वसन के दौरान कोशिका द्रव में ग्लूकोज 6 कार्बन वाला अणु किसमें विखंडित होता है, लैक्टिक अम्ल में होता है, पायरुवेट में होता है, इथेनॉल में होता है, ग्लाइकोजेन में होता है, किसमें होता है, जल्दी से इसके राइट आंसर क्या होंगे करिए। तो हम सभी जानते हैं 6 कार्बन वाला अणु 3 कार्बन वाले अणु पायरुवेट में टूट जाता है। कहां टूटता है, तो कोशिका द्रव में टूटता है। ठीक है, और वायवीय श्वसन, अवायवीय श्वसन और ऑक्सीजन के अभाव, अनसफिशिएंट ऑक्सीजन में। तो ये सारे ब्रांचेज हम आपको इसके बताए हुए थे कि एनसीईआरटी में ये दिया गया है। चलें इसके एक्सप्लेनेशन को समझते हैं। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। देखिए, इसको आपको याद रखना है, एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये ग्लूकोज देख रहे हो ना, 6 कार्बन वाला अणु है, उसका द्रव में क्या होता है, ये पायरुवेट 3 कार्बन वाले अणु में ये टूट जाता है। तो यहाँ पर देखिए 3 स्थिति होती है, एक होता है ऑक्सीजन के अभाव में, एक होता है ऑक्सीजन की उपस्थिति में, एक होता है ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में। तो ग्लूकोज जो है कोशिका द्रव में पायरुवेट में टूट गया, अगर ईस्ट में है तो ये इथेनॉल बना देगा, C2, इथेनॉल मतलब C2H5OH, एल्कोहल का निर्माण कर देगा। ठीक है, और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा और क्या बनाएगा, ऊर्जा बनाएगा। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ये होता है। ठीक है, ये ध्यान रखना। ग्लूकोज पायरुवेट में, कोशिका द्रव में पायरुवेट में टूटता है, माइटोकॉन्ड्रिया में टूटेगा। कार्बन देखिए, ऑक्सीजन की उपस्थिति है तो कार्बन डाइऑक्साइड भी बनेगा, जल बनेगा, ऊर्जा भी बनेगा। अगर ऑक्सीजन हमारे जो जिसका हम नॉर्मल जो हम लोग अपना जो है श्वसन ले रहे हैं उसमें यही होता है। ठीक है, क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, जल बनता है, ऊर्जा बनता है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में ये होता है, ये ध्यान रखोगे। लेकिन हमारी पेशी कोशिकाओं में, जैसे कि हमने कभी एक्सरसाइज नहीं किया और एक ही बार चले जाएंगे हैवी वेट लिफ्टिंग करने के लिए, तो क्या होगा, तो हमारे बॉडी के अंदर उतना ऑक्सीजन का जो है कैपेसिटी नहीं है, तो क्या होगा, तो ऑक्सीजन का अभाव हो जाएगा। तो ग्लूकोज कोशिका द्रव में पायरुवेट में टूटता है, हमारी पेशी कोशिका में टूटता है, लैक्टिक अम्ल का निर्माण हो जाता है, ऊर्जा में निर्माण होता है। तो उस सिचुएशन में आपको वेट को तो उठवाना है बॉडी को, क्योंकि आपने एक चैलेंज ले लिया कि मुझे वेट लिफ्टिंग करना है। उस सिचुएशन से निपटने के लिए लैक्टिक अम्ल का निर्माण कर देता है, ऑक्सीजन के अभाव में जो है ऊर्जा का निर्माण होता है, लेकिन यहाँ पे लैक्टिक अम्ल क्रैम्प जो है हमारे बॉडी के अंदर भी आ जाता है। तो ये प्रायः आप ध्यान रखोगे, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। श्वसन का पहला चरण ग्लूकोज का पायरुवेट में बदलना है। यह प्रक्रिया कोशिका द्रव में होता है और ऑक्सीजन की उपस्थिति या अनुपस्थिति दोनों में समान होती है। ग्लूकोज पायरुवेट में सब में होता है। पायरुवेट का भविष्य ऑक्सीजन पर निर्भर करता है, ये आप ध्यान रखोगे। हम उम्मीद करते हैं यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बनेंगे ही बनेंगे, तो आप अच्छे से इसको तो कम से कम आप दिमाग में सेट कर लो, है ना। यहाँ से अगर पूछ दिए जाते हैं तो आप गलत करके एग्जाम में नहीं आना। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन को हम लोग देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखो, क्या देख रहे हो, आप देख रहे हो हमारी पेशियों में ऑक्सीजन के अभाव में पायरुवेट किसमें बदलते हैं जिसमें क्रैम्प होता है। ठीक है, इथेनॉल में, लैक्टिक अम्ल प्लस ऊर्जा में, CO2 में, ग्लाइकोजेन में। तो यहाँ थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है, इस पे ध्यान नहीं दीजिएगा, आप बस क्वेश्चन को समझिए। हम बोल रहे हैं हमारी पेशियों में ऑक्सीजन के अभाव में पायरुवेट किसमें बदल जाते हैं, ये होना चाहिए जिससे क्रैम्प होते हैं। तो ये देख रहे हो ना,
ये पहले दिन रनिंग किया भाई साहब, तो ज्यादा ही रनिंग कर लिया, है ना, तो ऑक्सीजन का क्या हो गया, ऑक्सीजन का अभाव हो गया, क्योंकि उसकी बॉडी की कैपेसिटी नहीं थी उतनी ऑक्सीजन पहुंचाने की। एक ही दिन इसने अपना पूरा टेंशन लगा दिया, तो इसका जो है ऑक्सीजन के अभाव में पायरुवेट किस में बदलेगा, जिससे कि क्रैम्प होता है, इथेनॉल में बदलेगा, लैक्टिक अम्ल में बदलेगा, CO2 प्लस जल में बदलेगा, ग्लाइकोजन में बदलेगा। तो हम सभी जानते हैं, अभी हम आपको बताए हैं, ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर होगा। लैक्टिक अम्ल में ऊर्जा में, ऊर्जा तो चाहिए ही, लेकिन उस ऊर्जा में क्या है, ऑक्सीजन के अभाव में हो गया ना, ऑक्सीजन के अभाव में हुआ है, ऑक्सीजन के अभाव में लैक्टिक अम्ल का जो है फॉर्मेशन हो जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। तो अगर एग्जाम में आता है तो आप इस तरह से गलत नहीं करोगे, सही आंसर करोगे। उम्मीद करते हैं आप सभी ने भी ऑप्शन बी को चुना है। चलो इसके एक्सप्लेनेशन को हम लोग समझ लें। प्राय यहाँ पे आप देख पा रहे हो, करेक्ट आंसर लैक्टिक अम्ल प्लस ऊर्जा। जब पेशियों में ऑक्सीजन की कमी होती है तो पायरुवेट लैक्टिक अम्ल में बदल जाता है, इसी के जमा होने से खिलाड़ियों को क्रैम्प आते हैं। देख रहे हो, ये इथेनॉल है, ये मसल्स लैक्टिक एसिड है, तो ये प्राय क्या है, आप यहाँ पे ध्यान देना, लैक्टिक अम्ल है ना प्लस ऊर्जा, लैक्टिक अम्ल प्लस ऊर्जा। तो यीस्ट जो है एथेनॉल में इसको बदल देता है, अल्कोहल में बदल देता है अगर ऑक्सीजन नहीं है तो। लेकिन हमारे पेशी कोशिकाओं में ये मसल्स जो है लैक्टिक एसिड में ये बदल देता है। ये देखो मसल्स है, ये क्रैम्प, ये जो बेचारा जो है अपना मुंह कैसे बनाया हुआ है, देख पा रहे हो, है ना, मतलब क्रैम्प आ गया है इसके बॉडी के अंदर, ये मसल्स है, ठीक है। और ये दोनों ऑक्सीजन के अभाव में ही होता है, यहाँ भी ऑक्सीजन नहीं होता है प्राय, और यहाँ भी ऑक्सीजन नहीं होता है, ठीक है। तो ईस्ट में होता है एथेनॉल अल्कोहल बना देता है, ये देख लो ये ईस्ट है, ठीक है, ये ध्यान रखना। ईस्ट में इथेनॉल बनता है, शराब अल्कोहल पेशियों में लैक्टिक अम्ल बनता है ना। तो ईस्ट में एथेनॉल बनता है, एथेनॉल को शराब कहते हैं, और पेशियों में लैक्टिक अम्ल बनता है जिससे दर्द या पेन होता है। अगर यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं तो अब तो आप गलती नहीं करोगे, हम उम्मीद करते हैं। चलो अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन आप क्या देख पा रहे हो, मानव श्वसन तंत्र में गैसों का विनिमय है कि नहीं, कहां होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस कहां होता है, श्वास नली में होता है, श्वसनी में होता है, कुपिकाओं में होता है, डायफ्राम में होता है। और क्लास के अंदर इसका डायग्राम बना करके हमने आपको समझा चुका है, अच्छे से समझाया है, और कितने बार मैंने क्लास के अंदर चर्चा किया है, तो आप सभी इसके सही आंसर करोगे हम उम्मीद करते हैं। ये देख रहे हो श्वसन तंत्र का डायग्राम है, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपके एग्जाम में ये पूछे जाते हैं 5 नंबर में। कितने नंबर में, 5 नंबर में पूछे जाते हैं। ये देख रहे हो, ये श्वास नली है, और एक यहाँ से जो जो क्वेश्चंस बनेंगे अभी आपको मैं बोल दे रहा हूं। ये देख रहे हो श्वास नली है, और श्वास नली आगे जाकर के 2 श्वसनी में विभाजित हो जा रही है, श्वसनी आगे जाकर के बहुत सारे श्वसनिकाओं में विभाजित हो जा रही है, और इसकी जो अंत सिराएं हैं वो किस में चेंज हो जाती है, कुपिकाओं में। तो कुपिका को जूम करके बाहर निकाल दिया है, और ये जो कुपिकाएं हैं प्राय यही गैसों का विनिमय होता है। और ये जो देख रहे हो ना, ये रिंग जैसा बना हुआ है, इसे कहते हैं उपासित कीवले। क्या कहते हैं, उपासित कीवले। तो क्या होता है, जब हम श्वसन लेते हैं, श्वास को अंदर खींचते हैं, बाहर निकालते हैं, तो ये जो उपासित कीवले होती है ये प्राय इसे निपतित होने से बचाती है। क्या होने से बचाती है, पिचकने से बचाती है, पिचकने से बचाती है, निपतित होने से बचाती है। याद रखना, उपासित कीवले श्वास नली को किससे प्रभावित करता है, मतलब कैसे सुरक्षा प्रदान करता है, कि उपासित कीवले का क्या कार्य है श्वास नली में, तो ये श्वास नली को निपतित होने से बचाता है। तो प्राय आपको यहाँ से जो जो क्वेश्चंस बनेंगे आप यहाँ पे सही आंसर आप कर दोगे उसके। तो मानव श्वसन तंत्र में गैसों का विनिमय कहाँ होता है, हम सभी जानते हैं कहाँ होता है, कुपिकाओं में होता है, ठीक है। तो कुपिकाएं ऑप्शन सी आप देख पा रहे हो, इसका राइट आंसर है। चलो इसके एक्सप्लेनेशन को हम लोग समझ लेते हैं। इसके एक्सप्लेनेशन को आप देख पा रहे हो, क्या देख पा रहे हो, करेक्ट ऑप्शन सी है, कुपिकाएं। फेफड़ों के अंदर गुब्बारे जैसी संरचनाएं होती है जिन्हें कुपिकाएं कहते हैं, यहीं पर ऑक्सीजन रक्त में जाती है और CO2 बाहर आती है। तो ये देख रहे हो ना यहाँ पर, तो श्वास नली श्वसनिकाओं में श्वसनी में विभाजित हो गया, 2 श्वसनी में विभाजित हो गया, दोनों साइड के लंग्स में विभाजित हो गया, और ये फुफ्फुस में आने के बाद ये जो है लास्ट में कुपिकाएं, ये कुपिकाएं हैं, और यहीं पे गैसों का विनय होता है। जो नीला नीला देख रहे हो ना, ये सिराएं हैं, ठीक है। और ये अशुद्ध रक्त लेते हैं, गैसों का विनिमय होता है, यहाँ ऑक्सीजन जुड़ के हीमोग्लोबिन लेकर के, फिर यहाँ से आप देखो रेड रेड रेड, ये ऑक्सीजन जो है लेकर के शुद्ध रक्त हमारे जो ऑक्सीजनेट ब्लड जो है कहाँ चला जाता है, तो हार्ट में दाया बायां आलिंद में चला जाता है, फिर बायां नीले से पूरे शरीर में चले जाते हैं। तो यहाँ पे आप देखें, अगर फैला दी जाए कुपिकाएं, अगर फैला दी जाए तो हमारे एनसीईआरटी में क्या लिखा है, तो यहाँ पर भी वही लिखा है, 80 वर्ग मीटर जगह घेर लेगी, यह बड़ा क्षेत्रफल गैसों के विनिमय को तेज करता है,
ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो कुपिकाएं यहीं पर ऑक्सीजन रक्त में जाता है और CO2 बाहर आती है। ठीक है, तो आप यहां से क्वेश्चन कुछ भी बनता है तो आप इसके आसानी से आंसर करोगे। तो उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप क्या देख रहे हो? नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हो, मानव हृदय में ऑक्सीजनित है कि नहीं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है, अभी ऑक्सीजनित जो है ना, डीऑक्सीजनेटेड रुधिर को मिलने से कौन रोकता है? धमनियां रोकता है, कोष्ठों का बंटवारा रोकता है, प्लेटलेट्स रोकता है, हीमोग्लोबिन रोकता है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। ये चारों ऑप्शन में से राइट ऑप्शन क्या होंगे? जल्दी से इसके सही आंसर को करिए। मानव हृदय में ऑक्सीजनित और विऑक्सीजनित रुधिर को मिलने से कौन रोकता है? धमनियां, कोष्ठों का बंटवारा, है ना, प्लेटलेट्स, हीमोग्लोबिन। कोष्ठों के बंटवारे को चेंबर्स, 4 चेंबर्स होते हैं, कौन रोकता है? जल्दी बताइए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? हम सभी जानते हैं ऑप्शन बी, कोष्ठों का बंटवारा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन बी हो जाएगा। तो हम उम्मीद करते हैं आप सभी ने भी ऑप्शन बी दिया है। तो ये देख रहे हो, प्राय हमारा जो है हृदय का है, ये देख रहे हो, ये क्या है? ये दायां आलिंद है, यहाँ रुधिर आया बायां नीले से, मतलब दायां नीले से फुफ्फुस में पंप कर दिया जाता है और फुफ्फुस से फिर ये ऑक्सीजन लेकर के ऑक्सीजन फिर कहाँ आता है? बायां आलिंद में आता है, बायां आलिंद से बायां नीले में आता है। अब बायां नीले से पूरे शरीर में ये पंप कर दिया जाता है, जिसे हम सिस्टोलिक और डायस्टोलिक प्रेशर के नाम से भी जानते हैं, है कि नहीं? प्रकुंचन दाब, अक्रमाकुंचन दाब। तो हमारे धमनी शिराओं में जो है, धमनी में जो है दीवारों के विपरीत जो है बल जो लगता है, सतही पर जो है धमनी की दीवारों पर जो उसकी सतहों पर जो है जो बल लगता है, फोर्स लगता है, रक्त का जो दाब लगता है, उसे हम प्रकुंचन दाब, क्रमाकुंचन दाब के नाम से जानते हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कोष्ठों का बंटवारा के द्वारा मानव हृदय में ऑक्सीजनित और विऑक्सीजनित रुधिर को मिलने से रोका जाता है। तो इसके एक्सप्लेनेशन को हम लोग समझ लें। तो यहाँ पर आप देखें कोष्ठों का बंटवारा, यहाँ पे आप देख लिए मानव हृदय में 4 कोष्ठ होते हैं। यह बंटवारा सुनिश्चित करता है कि ऑक्सीजन वाला खून और कार्बन डाइऑक्साइड वाला खून आपस में न मिले। ज्यादा ऊर्जा वाले जीवों, पक्षी, स्तनधारियों को 4 कोष्ठों की जरूरत होती है ताकि शरीर का तापमान बना रहे। क्लास में मैं अच्छे से इसके बारे में बता चुका हूं। हम उम्मीद करते हैं यहाँ से अगर एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं तो आप इसको गलत नहीं करोगे, सही करके एग्जाम में आओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर क्वेश्चन क्या देख रहे हो आप? ये देख रहे हो, पादपों में प्लांट्स में जाइलम का मुख्य कार्य क्या होता है? भोजन का वहन करना, जल का वहन, अमीनो अम्ल का वहन, ऑक्सीजन का वहन। ये देख रहे हो पौधा है ना? तो इसमें जो है जाइलम का मुख्य कार्य क्या होता है? भोजन का वहन, जल का वहन, अमीनो अम्ल का वहन, ऑक्सीजन का वहन। तो आइए राइट आंसर को जाने। हम सभी जानते हैं जाइलम का काम क्या होता है? जल का वहन। और भोजन का वहन कौन करता है? फ्लोएम करता है ना? तो ये देख रहे हो, ये जल का वहन हो रहा है यहाँ पर। ये क्या हो रहा है? ये जल का, ये जो आप नीला नीला देख रहे हो ना, ये जल का वहन हो रहा है और ये भोजन का वहन हो रहा है। ठीक है, तो जल का वहन कौन करता है? जाइलम करता है। जल का वहन करता है, जाइलम क्या करता है? जल का वहन करता है। ध्यान रखेंगे। इसके एक्सप्लेनेशन को हम लोग समझ लें। इसके एक्सप्लेनेशन को आप देख पा रहे होगे कि करेक्ट आंसर क्या हो गया? जल का वहन। जाइलम पादपों में मृदा से प्राप्त जल और खनिज लवणों का वहन करता है। यह जड़ों से पत्तियों की ओर ऊपर जाता है। ये जाइलम है, देख रहे हो, ये जल का वहन कर रहा है। ये फ्लोएम है। तो फ्लोएम क्या करता है? अधोमुखी परिवहन करता है। भोजनों का ऊपर भी सभी दिशाओं में करता है, लेकिन एक ही दिशा में जो जल का वहन करता है जाइलम करता है। जाइलम में जल का वहन एक ही दिशा में होता है, जबकि फ्लोएम में अधोमुखी, जिसे ऊपर नीचे दोनों दिशाओं में करता है। यहाँ ध्यान रखना, जाइलम जड़ से जल है कि नहीं, फ्लोएम फ से फूड। यहाँ पे देख रहे हो ना, ये ट्रिक हो गया है कि नहीं? मेमोरी ऐड कर लो। ज से जाइलम, ज से जल, फ से फ्लोएम, फ से फूड, ठीक है, भोजन का, और ज से जल का। ये ध्यान रखना। हम उम्मीद करते हैं यहाँ से एग्जाम में आप पूछे ही जाते हैं, एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे आपको, इसीलिए आप अच्छे से समझ के रखो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखें। इसी के साथ जय प्रक्रम का 10 क्वेश्चन यहाँ समाप्त हुआ। नियंत्रण एवं समन्वय का यहाँ पे 10 क्वेश्चन हम लोग प्रैक्टिस करने जा रहे हैं। अध्याय 6 कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। ये रिवीजन एमसीक्यू का रिवीजन सीरीज है। अगर आपने बिहार एग्जाम पोर्टल चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें। ये बेस्ड ऑन एनसीईआरटी सिलेबस पर है, तो यहां से एग्जाम में क्वेश्चंस बनेंगे ही बनेंगे। ये देख रहे हो, ये नियंत्रण एवं समन्वय, ये तंत्रिका तंत्र का जो है न्यूरॉन सेल का ये डायग्राम है। तो यहां से भी एग्जाम में 5 नंबर में ये पूछ देते, तंत्रिका तंत्र का डायग्राम आपको बनाने के लिए दे देगा। तो नियंत्रण एवं समन्वय का जो है 10 इंपोर्टेंट एमसीक्यू का हम लोग चल रहे हैं अब
जय प्रकरण का तो हमने कर लिया। 10 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू नियंत्रण एवं समन्वय कंट्रोल कोऑर्डिनेशन का। चलो स्टार्ट करते हैं। चलो इसी के साथ पहला क्वेश्चन हम लोग देखें। देखिए पहला क्वेश्चन के साथ हम उपस्थित हैं। तंत्रिका कोशिका न्यूरॉन का वह भाग कौन सा है जहां सूचना सबसे पहले उपार्जित की जाती है? तंत्रिकाक्ष, भूमिका, तंत्रिका का अंतिम शिरा, माइटोकॉन्ड्रिया, कौन सा है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? जल्दी से बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। ये देख रहे हो प्राय तंत्रिका तंत्र का ये जो है हेड जो होता है ना, जहां से इंफॉर्मेशन को कलेक्ट किया जाता है। तो इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कहां से किया जाता है? तो हम सभी जानते हैं ध्रुमिका के द्वारा इंफॉर्मेशन को कलेक्ट किया जाता है। तंत्रिका कोशिकाओं का वह भाग कौन सा है जहां सूचना सबसे पहले उपार्जित की जाती है? तो याद रखें डेंड्राइट्स से किया जाता है और इसे ध्रुमिका के नाम से हम जानते हैं। ये ग्रहण करती है और फटाक से इलेक्ट्रिक इंपल्स बना करके न्यूरोप्लाज्म को भेजती है और न्यूरोप्लाज्म यहां से इंफॉर्मेशन ज्यादा इलेक्ट्रिक इंपल्स बना के भेज देता है और एक्सॉन से तंत्रिकाक्ष से ये सीधे जो है अंतिम शिरा में पहुंच जाता है, जहां सिनेप्स की सहायता से एक तंत्रिका कोशिका के दूसरे तंत्रिका कोशिका के बीच में जो खाली स्थान होता है उसे सिनेप्स कहते हैं। वहां न्यूरोट्रांसमीटर लगा होता है, एक तंत्रिका कोशिका से दूसरे तंत्रिका कोशिकाओं को जो है ये इंफॉर्मेशन चला जाता है। इस तरह जो है ये आगे बढ़ जाता है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो हम सभी जानते हैं यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जिन सभी ने ऑप्शन नंबर बी को चुना है उन सभी का क्या है? राइट आंसर है, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये देख लो ये ध्रुमिका है, यही से जो है इंफॉर्मेशन को कलेक्ट किया जाता है और इलेक्ट्रिक इंपल्स बना करके न्यूरोप्लाज्म को भेजा जाता है। चलो इसके एक्सप्लेनेशन को हम लोग समझ लें। तो यहाँ पे आप ध्यान दो, क्या ध्यान दो? आंसर बी देख रहे हो, ध्रुमिका डेंड्राइट है कि नहीं? तो सूचना एक तंत्रिका कोशिका के ध्रुमिका वाले सिरे द्वारा ग्रहण की जाती है और फिर एक रासायनिक क्रिया द्वारा विद्युत आवेग पैदा करता है। इसको याद रखने का तरीका क्या है? याद रखें D4 डेंड्राइट है कि नहीं, और D4 डोर यानी दरवाजा, सूचना यहीं से प्रवेश करता है, ये याद रखोगे। ठीक है, हम उम्मीद करते हैं आप इसको समझ लिए हैं। अगर एग्जाम में आता है तो यहां से आप गलती नहीं करोगे, ये ट्रिक को आप याद रखोगे, है ना। तो चलो अगले क्वेश्चन को हम लोग देखें। अगला क्वेश्चन आप क्या देख रहे हो? दो तंत्रिका कोशिकाओं न्यूरॉन्स के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं? ध्रुमिका, सिनेप्स, एक्सॉन, आवेग, क्या कहते हैं? जल्दी से बताइए। यहां पे आप देख रहे हो इस डायग्राम को, और इस डायग्राम को अगर आप अच्छे से देख रहे हो तो इसका सही आंसर आप अभी तक कर दिए होंगे। ये देख रहे हो तंत्रिका तंत्र का अंतिम शिरा है ना, और अंतिम शिरा है, और ये दूसरा तंत्रिका तंत्र का ये ध्रुमिका है, और दोनों के बीच में इंफॉर्मेशन कलेक्ट किया जाता है, पहचाना जाता है, समन्वय किया जाता है। ठीक है, और इस दोनों के बीच के खाली जगह को सिनेप्स कहते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन क्या था? दो तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं? तो सिनेप्स कहते हैं, ध्यान रखें। ठीक है, चलें इसके एक्सप्लेनेशन को हम लोग देखें और उम्मीद करते हैं आपने इसका सही आंसर किया है। और आपको बता दें ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब हैं, ये पूछे गए क्वेश्चंस हैं, इसमें तो गलत आप नहीं करना। ये सारे क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो प्राय आप देख पा रहे होंगे सिनेप्स राइट आंसर है। दो न्यूरॉन्स के बीच के रिक्त स्थान को सिनेप्स कहते हैं। यहाँ विद्युत आवेग रासायनिक संकेत में बदल जाता है ताकि वह अगले न्यूरॉन तक जा सके। सिनेप्स एक पुल ब्रिज की तरह है जो दो न्यूरॉन को जोड़ता है, याद रखना, ये दो न्यूरॉन को जोड़ता है। ये ध्रुमिका है, तो दूसरे तंत्रिका तंत्र का ध्रुमिका द्वारा इस इंफॉर्मेशन को कलेक्ट किया जा रहा है। दोनों के बीच में खाली सिनेप्स है, तंत्रिका का अंतिम सिरा ये होता है। ठीक है, तो हम उम्मीद करते हैं आप यहां से एग्जाम में गलती नहीं करोगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, ये आप समझ लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आप क्या देख रहे हो? मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग सोचने और याद रखने के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी है? अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, पश्चिम मस्तिष्क, मेरुरज्जु। ये मस्तिष्क का डायग्राम आप देख पा रहे होंगे, और यहाँ पर ये फोर्थ ब्रेन है, मिड ब्रेन है, स्पाइनल कॉर्ड है, हाइंड ब्रेन है ना। अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, मेरुरज्जु, स्पाइनल, यानी ये हो गया हाइंड ब्रेन, पश्चिम मस्तिष्क हो गया। ठीक है, तो आपको बता दे ये डायग्राम भी 5 नंबर में एग्जाम में देखने को आपको मिल सकते हैं। तो इसका डायग्राम जो है मैं क्लास में अच्छे से बना करके आपको बताया था। यहाँ देख लो ये पॉन्स है। ठीक है, तो यहाँ पे जो मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग सोचने और याद रखने के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी है, तो हम सभी जानते हैं अग्र मस्तिष्क। ऑप्शन ए क्या है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन ए क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप सभी ने भी इसका सही आंसर दिया है। मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग सोचने और याद रखने के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी है?
तो अग्र ब्रेन, ठीक है, फोर ब्रेन, याद रखें। इसके एक्सप्लेनेशन को हम लोग समझ लेते हैं। देखिए इसके एक्सप्लेनेशन को, क्या देख रहे हो आप, अग्र मस्तिष्क देख रहे हो। अग्र मस्तिष्क विशेषकर प्रमस्तिष्क मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है, जटिल भाग है। यह सोचने, सीखने, ऐच्छिक गतियों को नियंत्रित करता है। तो यहां से भी एक एक क्वेश्चन बन सकते हैं। सोचने, सीखने और ऐच्छिक गतियों का नियंत्रित कौन करता है, तो अग्र मस्तिष्क करता है। तो ये देख रहे हो, ये ब्रेन का डायग्राम भी इंपॉर्टेंट है। जो सबसे आगे फोर है वही सबसे ज्यादा काम करता है, ये याद रखना है ना। तो सबसे ज्यादा काम इसी का होता है, सोचने, सीखने, ऐच्छिक क्रियाएं, है कि नहीं। विशेषकर प्रमस्तिष्क का सबसे बड़ा जटिल भाग है, ये ध्यान रखोगे। तो अग्र मस्तिष्क के बारे में आपने समझ लिया। तो उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आ गया होगा। इसके डायग्राम का जरूर अभ्यास आप कर लेना, एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। शरीर की पोस्चर और संतुलन, बैलेंस के लिए मस्तिष्क का कौन सा भाग जिम्मेदार है कि नहीं। प्रमस्तिष्क सेरिब्रम, अनुमस्तिष्क सेरिबेलम और मेडुला पोन्स। यहाँ पे आप देख पा रहे हो ये डायग्राम। जल्दी से इसका आंसर बताओ कौन है। मैंने क्वेश्चन क्या बोला, पोस्चर और बैलेंस के लिए मस्तिष्क का कौन सा भाग जिम्मेदार है। तो हम सभी जानते हैं इसके लिए कौन सा भाग जिम्मेदार है, तो इसके लिए अनुमस्तिष्क सेरिबेलम जिम्मेदार है, ठीक है, पोस्चर और बैलेंस के लिए, है कि नहीं। और यही जो होता है, अल्कोहल पी लेता है ना, इंफॉर्मेशन ही लैक हो जाता है। अल्कोहल पीने के बाद लोग, है कि नहीं, ढुलकने लगते हैं। तो बी बैलेंस के लिए, संतुलन के लिए ये जिम्मेदार होता है। तो बी क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर होगा। चलो इसके एक्सप्लेनेशन को हम लोग समझ लेते हैं। तो देखो यहाँ पर अनुमस्तिष्क देख रहे हो, यह एक सीधी रेखा में चलना या साइकिल चलाना, ये सभी कार्य अनुमस्तिष्क पश्च मस्तिष्क का भाग है। ये द्वारा अनुमस्तिष्क द्वारा सटीक रूप से ये क्या होता है, नियंत्रित होता है। सेरिबेलम का मतलब संतुलन, बेलम का मतलब होता है संतुलन। अब बैलेंस समझे, यह शराबी व्यक्ति में सबसे पहले प्रभावित होता है लड़खड़ाना। अभी आपको हम बता दिए थे, 2 से 3 घंटे का क्लास लिया था, है ना। 3 घंटे में मैंने आपको इसके डिटेल्स में बता दिया था। उम्मीद करते हैं आप सभी ने इसके बारे में गलती नहीं किया होगा। इस क्वेश्चन का आंसर जो है आप सही किए होंगे। और यहां से अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाते हैं तो आप वहां भी आप सही करोगे, ताकि आपका बेहतर अंक प्राप्त कर सके, है ना। तो चलो अगले क्वेश्चन को हम लोग देखें। यहाँ पे आप देख पा रहे हो, है ना, छुई मुई, जिसे टच मी नॉट प्लांट्स के नाम से जानते हैं। छुई मुई के पौधे की पत्तियां छूने पर मुरझा जाती है। यह किस प्रकार की गति है। प्रकाश अनुवर्तन होता है कि नहीं। फोटोट्रोपिज्म है, गुरुत्वानुवर्तन है, जियोट्रोपिज्म है, वृद्धि पर आश्रित गति है, वृद्धि से मुक्त गति है। क्या है, जल्दी से बताइए। छुई मुई के पौधे की पत्तियों को छूने पर मुरझा जाती है, यह किस प्रकार की गति है। यहाँ टच करोगे ना, ये पूरे पत्तियां जो है आप ये मिल जाएगी, है ना, मुरझा जाएगी। तो ये जो पत्तियां छूने पर मुरझा जाती है, ये किस प्रकार की गति है। ये आपका क्वेश्चन पूछा गया है। तो जल्दी से इसका आंसर कीजिए। तो हम सभी पढ़ चुके हैं, क्लास में भी इसका डिस्कशन हो चुका है। वृद्धि से मुक्त गति है। छूने से क्या इसका वृद्धि तो नहीं हो पाता है ना, तो वृद्धि से मुक्त गति है ना। ये शर्मा जाता है, टच मी नॉट प्लांट, ठीक है। ये क्या क्यों शर्माता है, तो क्लास में मैं आपको इसके बारे में डिटेल्स में बता चुका है, किस तरह का इसके अंदर रासायनिक समन्वय होता है। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। हम उम्मीद करते हैं आप सभी ने इसका सही आंसर दिया है। तो चलो इसके एक्सप्लेनेशन को हम लोग समझ लें। आप इस डायग्राम को देख पा रहे हो, ये पत्तियां हैं, छूने के बाद किस तरह से ये मुरझा गई, इस तरह से मुरझा जाती है। तो वृद्धि से मुक्त गति, इसका सही आंसर आपको मैंने बता दिया। यह गति स्पर्श की अनुक्रिया, इसमें पौधे की कोशिकाएं जल की मात्रा में परिवर्तित कर अपना आकार बदलती है। यह वृद्धि ग्रोथ के कारण नहीं होता है। अगर गति तुरंत हो रही है फास्ट, तो वह वृद्धि ग्रोथ नहीं हो सकती है। वृद्धि हमेशा धीमी होती है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो हम लोग क्लास में सीख चुके हैं इसके बारे में। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको कंफ्यूजन तो नहीं होगा। और यहाँ जो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा है, तो यहाँ भी कंफ्यूजन नहीं हुआ होगा। रिवीजन भी इसके साथ हमारा एक्सप्लेनेशन में हो गया। तो उम्मीद करते हैं आपको ये भी क्वेश्चन का समझ अच्छे से आपको हो गया। और आपको बता दें, ये रिवीजन है। ये क्या है, रिवीजन है। आपको क्या आ रहा है ना, तो उसको और अच्छे से अपने आप को यहाँ पे परखिए कि आपका तैयारी का क्या लेवल है ना। ये जो मैं सीरीज अभी करवा रहा हूं, आपके तैयारी के स्टैंडर्ड्स को जानने के लिए, आप किस लेवल की तैयारी किए हैं। और साथ में ये आपके रिवीजन में भी मदद हो रहा है। आप इससे आपके अंदर जो कॉन्फिडेंस है, जो पढ़े हो, उस कॉन्फिडेंस को यहाँ देख रहे हो कि क्वेश्चन आप कितना सही कर पा रहे हो, है ना।
तो ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर ये बात आप जान रहे हो तो बिहार एग्जाम पोर्टल को क्यों नहीं सब्सक्राइब कर रहे हो, जरूर कर लो, है ना। शेयर भी कर दो ताकि जो है और लोगों को ये जो है हेल्प हो सके। तो चलो, अगर आपने अभी तक जितना क्वेश्चन का सही किया है कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखो। चलो अगले क्वेश्चन को हम लोग देखें। ये क्वेश्चन देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन, और अक्सर मैं क्लास में ये पढ़ाया करता था, पूछा करता था ये क्वेश्चन जब मैं रिवीजन करवाता था। पौधे के प्ररोह है कि नहीं को प्रकाश की ओर मुड़ना क्या कहलाता है? गुरुत्वानुवर्तन, जलानुवर्तन, प्रकाश अनुवर्तन, रसायन अनुवर्तन। तो ये जो ग्रोथ क्यों होता है इसमें हम सभी जानते हैं, यहाँ पे जो है इस पौधे में एक्सोन हार्मोन होता है जो धूप को देखते ही ये भाग जाता है विपरीत दिशा में, और जब ये विपरीत दिशा में भागता है तो विपरीत दिशा में ये क्या कर देता है, वृद्धि कर देता है, जिस कारण से विपरीत दिशा में वृद्धि हो गया। तो क्या होगा, पौधे प्रकाश की तरफ, जिधर प्रकाश आ रहा है उधर ही ये झुक जाते हैं, उधर ही ग्रोथ करते हैं। तो इस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, तो हम सभी जानते हैं प्रकाश अनुवर्तन कहते हैं। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा फोटोट्रोपिज्म इसे कहते हैं। तो ऑप्शन सी क्या है, इसका राइट आंसर है। तो उम्मीद करते हैं आप सभी ने भी ऑप्शन सी को चुना है तो आपका क्या है, राइट आंसर है। और इसके बारे में बताने की जरूरत ही नहीं है, बहुत बार बता चुका हूं। तो आप सभी ने सही आंसर किया होगा। देख रहे हो किस तरह से ये प्रकाश की तरफ मुड़ रहा है, प्रकाश अनुवर्तन कर रहा है, ठीक है। चलो, आयुष अनुवर्तन में किस हार्मोन का योगदान है? ऑक्सीन हार्मोन का बहुत बड़ा योगदान है। 5 पादप हार्मोन होते हैं, ऑक्सीन, जिबरेलिन, साइटोकाइनिन, थाइलिन, एब्सिसिक अम्ल, है ना। ये 5 पादप हार्मोन जो हैं ये बहुत कुछ करते हैं, पौधे के अंदर समन्वय करते हैं। नियंत्रण एवं समन्वय पौधे के अंदर ये हार्मोन के द्वारा ही होता है, कोई तंत्रिका तंत्र तो पौधे के अंदर होता नहीं है। तो प्रकाश अनुवर्तन इसका सही आंसर हो जाता है। चलो इसके एक्सप्लेनेशन को देख लो। अब इसके एक्सप्लेनेशन को आप देख पा रहे हो, ऑप्शन सी क्या है, प्रकाश अनुवर्तन फोटोट्रोपिज्म। आप देख रहे हो तना प्ररोह धनात्मक प्रकाश अनुवर्तन होती है, इसलिए वह प्रकाश की ओर मुड़ता है। जड़े प्रकाश से दूर ऋणात्मक है कि नहीं हो जाती है, दूर हो जाती है। तो यहाँ पर एग्जाम टिप क्या है, फोटो मतलब लाइट, प्रकाश का नाम में ही उत्तर छिपा है, ठीक है। इसको तो याद करना नहीं है, प्रकाश की ओर, सूर्य के प्रकाश यानी प्रकाश अनुवर्तन हो रहा है। तो ये आप देख ही रहे हो, डायग्राम आप समझ गए होंगे, क्वेश्चन भी आप समझ गए होंगे। अगर एग्जाम में आते हैं तो वहां भी आप समझ के आंसर कर देंगे, बस यही तो काम है। चलो अगले क्वेश्चन को हम लोग देख लें। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन पादप वृद्धि का संदमन करता है? जैसे पत्तियों का मुरझाना, ऑक्सीन, जिबरेलिन, साइटोकाइनिन, एब्सिसिक अम्ल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, एब्सिसिक अम्ल के द्वारा ये होता है, ठीक है। यहाँ देख रहे हो पत्तियों का मुरझाना, किस तरह से मुरझा गया है, गिरेगा नीचे, फिर नया पत्तियां निकलेगा इसके अंदर, ठीक है। तो पत्तियों का झड़ना, कलियों के अंकुरन को नियंत्रित करना, ये सारे एब्सिसिक अम्ल का ही कार्य होता है, हम सभी जानते हैं, ठीक है। चलो इसके एक्सप्लेनेशन को हम लोग समझें। तो इसका जो है आप देख पा रहे हो एक्सप्लेनेशन, एब्सिसिक अम्ल वृद्धि को रोकता है। यह तनाव, स्ट्रेस के समय सक्रिय होता है और पत्तियों के गिरने मुरझाने का कारण बनता है। ये देख रहे हो पत्तियां गिर गए, मुरझा गए। तो यहाँ देख रहे हो इसे एंटी ग्रोथ हार्मोन समझे, यह पौधे को स्टॉप का सिग्नल देता है। तो ये देख रहे हो रेड कलर का सिग्नल दे रहा है, स्टॉप को, रुक जाओ, गिरा देता है, इसको मुरझा देने का काम होता है ना। तो ये बातें आपको समझ में होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप क्या देख रहे हो, अवटु ग्रंथि थायराइड ग्लैंड को थायरोक्सिन हार्मोन बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता होती है? आयरन, कैल्शियम, आयोडीन, पोटासियम, किसकी होती है? ये देख लो, ये बटरफ्लाई ग्लैंड्स है, ठीक है, थायराइड ग्लैंड है, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो, तो ये इसे बटरफ्लाई ग्लैंड्स के नाम से कहते हैं। हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड्स होते हैं, वहां TSH हार्मोन बनता है, जिसे हम थायराइड स्टिमुलेट हार्मोन के नाम से जानते हैं। और यहाँ पे T2 T3 होता है, जो हमारे बॉडी के अंदर मोटा होना या पतला होना अगर बढ़ेगा तो या तो 2 तरह का होगा, या तो आदमी ज्यादा मोटे हो जाएंगे या तो ज्यादा पतले हो जाएंगे। तो इस हार्मोन्स के जो है अनबैलेंस होने से ये होता है। तो अवटु ग्लैंड्स जो होता है, अवटु ग्रंथि जो होता है, थायराइड ग्लैंड जो होता है, थायरोक्सिन हार्मोन बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता होती है? हम सभी जानते हैं आयोडीन की आवश्यकता होती है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, याद रखना, आयोडीन की आवश्यकता होती है थायरोक्सिन हार्मोन बनाने के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट VVI है, पूछा ही जाता है एग्जाम में। हम उम्मीद करते हैं आप सही आंसर किए हैं। चलें इसके एक्सप्लेनेशन को हम लोग देखें। तो देखिए यहाँ पर इसके एक्सप्लेनेशन को, आयोडीन देख रहे हो, आयोडीन थायरोक्सिन के संश्लेषण के लिए अनिवार्य है। इसकी कमी से गाइटर घेघा रोग हो सकता है, जिसमें गर्दन फूल जाती है। तो किसकी कमी से गाइटर घेघा रोग हो जाता है? आयोडीन की कमी से होता है। थायरोक्सिन के संश्लेषण के लिए अनिवार्य है आयोडीन, ठीक है, ये याद रखना।
तीन क्वेश्चन यहाँ से बनेगा। ये देख रहे हो, ये बटरफ्लाई की तरह होता है। ये देख रहे हो आयोडीन, क्या आपके नमक में आयोडीन है ना, इसीलिए डॉक्टर हमेशा सलाह देते हैं, आयोडीन युक्त नमक खाने की सलाह देते हैं। देख रहे हो ना, ये स्मार्ट ट्रिक आप जान रहे हो, है ना। तो ये देख रहे हो, ये बटरफ्लाई की तरह इसकी आकृति होती है, ये हमारे गर्दन में बीच में होता है, सेंटर में, ठीक है। ये नमक का डब्बा, इसके अंदर आयोडीन होता है जो इसके संश्लेषण में मदद करता है, बनाने में मदद करता है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। एग्जाम में आता है तो आप इसी समझ को क्या करोगे, उपयोग करोगे। चलो अगले क्वेश्चन को हम लोग जाने। ये देख रहे हो क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आकस्मिक स्थिति, इमरजेंसी सिचुएशन में क्या होता है का सामना करने के लिए शरीर कौन सा हार्मोन स्रावित करता है? इंसुलिन करता है, एड्रीनेलिन करता है, थायरोक्सिन करता है, टेस्टोस्टेरोन करता है, कौन करता है? ये किडनी है। और यहाँ पे आप देख पा रहे हो ये अधिवृक्क ग्रंथि है ना, जिसे एड्रिनल ग्लैंड कहते हैं, है ना। एड्रिनल ग्लैंड मतलब किडनी के पास में ग्लैंड, है ना, जिसे एड्रिनल ग्लैंड के नाम से जानते हैं। और हम सभी जानते हैं आकस्मिक स्थिति, इमरजेंसी सिचुएशन का सामना करने के लिए कौन सा हार्मोन ये छोड़ देता है? तो ब्लड के अंदर एड्रीनेलिन हार्मोन छोड़ देता है, ऑप्शन बी। एड्रिनल से एड्रिनलिन हार्मोन रिलीज होता है, इसे 3F हार्मोन के नाम से भी हम जानते हैं। इसका कार्य क्या होता है? तो हमें इमरजेंसी आकस्मिक स्थिति में बचाना, है ना। जैसे कोई डर गया, उस स्थिति में जो है वहां से भागाने के लिए ये ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ा देता है, हार्ट रेट को भगा देता है, ठीक है। और लड़ाने का काम, डराने का काम, भगाने का काम, ये सारा इसी का होता है। ये सारा तांडव यही करवाता है ना। कहीं कहीं जो है देखते होगे आपकी क्लास के अंदर कोई धमकी दे दिया, आप वो जोश में आ जाते हो, चलो आज इसको मारेंगे। फिर जो है बाहर देखते हो कि 4 लड़के को, 4 स्टूडेंट को बुला के लाया है, तो आपका हालत खराब हो जाता है। तो पहले मारने के लिए आपको उकसाया, गुस्सा दिलाया, फिर वहां से जो देखे कि आप उसने 4 फ्रेंड्स को ले आया है, तो आप डर गए, तो वहां से भागने के लिए भी यही हार्मोन जो है जिम्मेदार है। तो ये सारा काम इसी हार्मोन्स का होता है। इमरजेंसी सिचुएशन का सामना करने का ये शरीर के अंदर हार्मोन स्रावित करता है, जिस हार्मोन को कहते हैं एड्रीनेलिन हार्मोन। और आपको बता दें एड्रिनल ग्लैंड से ये स्रावित होता है। ये येलो येलो आप देख रहे हो, यही है, किडनी के ऊपर होता है, ठीक है। और ये सीधे इसके अंदर ब्लड के अंदर ये छोड़ देता है, अब पूरे शरीर में ये हार्मोन पहुंच जाता है और यहाँ से ब्लड हार्ट में भी जाते हैं। तो प्राय ऑप्शन बी आप सभी ने दिया है। चलें इसके एक्सप्लेनेशन को हम लोग समझ लेते हैं। अब इसके एक्सप्लेनेशन को आप देख रहे हो, एड्रिनलिन हार्मोन यह अधिवृक्क ग्रंथि से निकलता है, यह दिल की धड़कन बढ़ाता है ताकि मांसपेशियों को ज्यादा ऑक्सीजन मिले, लड़ो या भागो, है ना। एग्जाम स्मार्ट ट्रिप देखते हो, एड्रिनलिन एक्शन हार्मोन होता है, जब डर लगता है तो ये हार्मोन काम करता है, ठीक है। देखो हार्ट रेट को ये भगा देता है। और हृदय की रोगी को प्राय इसी का जो है मेडिसिन भी दिया जाता है ना, सिचुएशन का सामना करने के लिए। तो उम्मीद करते हैं एग्जाम में अगर आता है तो आप सही आंसर करोगे। चलो अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। अगले क्वेश्चन को आप देख पा रहे हो, 10 नंबर क्वेश्चन। मधुमेह के रोगियों, डायबिटीज के रोगियों में किस हार्मोन की कमी हो जाती है? वृद्धि हार्मोन की, एस्ट्रोजन हार्मोन की, इंसुलिन की, थायरोक्सिन की। तो ये प्राय आप देख रहे हो, मानव डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है ना, मानव पाचन तंत्र का डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका प्रैक्टिस कर लोगे। हम डायग्राम बना करके आपकी क्लास में दिखाए हुए हैं। तो ये देख लो पेनक्रियाज है, पेनक्रियाज को ही हम अग्नाशय कहते हैं, देख रहे हो ना। ये यकृति है, लीवर है, यहाँ से बाइल जूस बनता है। ये अमाशय है, स्टोमक होता है, इसमें ही जो है जठर ग्रंथियां होती है जो जठर रस का स्रावन करते हैं। तो आप प्राय ये सारे ग्लैंड्स को आप देख पा रहे हो, ग्रंथियों को देख पा रहे हो, है ना, ऑर्गन्स को देख पा रहे हो, है ना। ये सारे ऑर्गन्स जो हैं प्राय ऑर्गन है ये, है ना। तो यहाँ पे आपसे क्या क्वेश्चन पूछा, मधुमेह के रोगियों में किस हार्मोन की कमी हो जाती है? तो हम सभी जानते हैं उसमें जो कमी होती है, तो ये जो आप देख रहे हो अग्नाशय है कि नहीं, पेनक्रियाज। तो पेनक्रियाज जो देख रहे हो ये एक हार्मोन बनाता है ना, जिस हार्मोन का नाम है इंसुलिन। जिस हार्मोन का क्या नाम है? इंसुलिन। ये क्या करता है? ये इसका 2 काम होता है, ये अंतःस्रावी बाह्यस्रावी। तो अंतःस्रावी जो होता है, जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम होता है ना, तो लीवर के द्वारा जो इमल्सीकृत है कि नहीं, इमल्सीकृत वसा जो होता है उसको ये तो एंजाइम छोड़ता है वहां उसके उपाचन के लिए, है ना। और एक काम इसका और होता है, ये अंतःस्रावन कर दिया ताकि इमल्सी वसा का जो है पाचन हो। और एक छोड़ता है ये ब्लड के अंदर, कि ब्लड का शर्करा का जो है लेवल मेंटेन रहे। तो ये जो बनाता है हार्मोन, उसका नाम है इंसुलिन हार्मोन। क्या बनाता है? इंसुलिन हार्मोन। और इसी की कमी हो जाने पर क्या होता है, हमारे शरीर के अंदर आप अगर एक्सरसाइज नहीं कर रहे हो, दौड़ भाग नहीं हो, ज्यादा खा रहे हो, फैटी चीज कार्बोहाइड्रेट ज्यादा ले रहे हो, है ना, आप ज्यादा मोटे हो गए हो, तो क्या होगा, या तो फैट पचाएगा या तो आपके ब्लड के अंदर जो है शर्करा के लेवल को, ग्लूकोज के लेवल को मेंटेन रखेगा, तो बीजी हो जाता है, उसके ऊपर भी फैट आ जाता है। तो फिर क्या होता है, ये इंसुलिन हार्मोन बनाना छोड़ देता है। तो क्या होता है, आपके बॉडी के अंदर जो है
इंसुलिन की कमी हो जाती है ब्लड के अंदर तो मधुमेह के रोगी हो जाते हैं आप। और इसमें किस हार्मोन की कमी हो जाती है, तो इंसुलिन हार्मोन की कमी हो जाती है। जिसे ऑप्शन सी आप देख रहे हो तो राइट आंसर हो जाएगा। और फिर डॉक्टर क्या करता है, पेट में इंसुलिन का शॉट लगा करके उसके शुगर लेवल को डाउन करता है। तो मधुमेह के रोगियों में किस हार्मोन की कमी हो जाती है, तो हम सब अगर एग्जाम में अगर पूछे जाते हैं तो क्या लिख के आएंगे, इंसुलिन हार्मोन की कमी हो जाती है। इंसुलिन हार्मोन को जो है कौन बनाता है, तो इंसुलिन हार्मोन को अग्नाशय बनाता है। ऐसे ग्लैंड्स का नाम बताइए जो अंतःस्रावी बाह्यस्रावी दोनों हैं, उसे अग्नाशय कहते हैं। ये भी क्वेश्चन यहाँ से एग्जाम में पूछ दिए जाते हैं। तो चलो आपको समझ में आया है, तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को या इसके एक्सप्लेनेशन को पहले हम देख लें। देखिए यहाँ पर इसके एक्सप्लेनेशन को देखिए। इंसुलिन जो होता है ना अग्नाशय पेनक्रियाज द्वारा बनता है और यह रक्त में शर्करा शुगर के स्तर को नियंत्रित करता है। ये जो देख रहे हो शुगर कंट्रोल, इंसुलिन की कमी होने पर शुगर का लेवल बढ़ जाता है। ये देख रहे हो यही पेनक्रियाज है, अग्नाशय है। और यहाँ से जो है ये हमारे कहाँ छोड़ रहे हैं, ये हमारे छोटी आंत में भी ये हार्मोन छोड़ता है ताकि हमारा जो है पाचक एंजाइम छोड़ देता है और ब्लड में ये जो है इंसुलिन छोड़ देता है। ठीक है, तो इसी के साथ जो है आपका ये चैप्टर जो है एंड होता है, चैप्टर नंबर 6 नियंत्रण एवं समन्वय, है ना। अब इसके बाद जो है नेक्स्ट चैप्टर को हम लोग समझते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको ये भी समझ में आ गया होगा। अब देखिए जीव जनन कैसे करते हैं, है ना। महत्वपूर्ण वैकल्पिक प्रश्न एनसीईआरटी आधारित है और बोर्ड परीक्षा के लिए विशेष तैयारी है यहाँ पर, है ना। जीव जनन कैसे करते हैं, कक्षा 10 अध्याय 8। अब यहाँ से अब आपने 10 क्वेश्चंस को देखा नियंत्रण एवं समन्वय में, 10 क्वेश्चन को आपने जो देखा उसमें आप कितने सही किए हो जरूर लिखना। अब जीव जनन कैसे करते हैं, इसको जो इंपॉर्टेंट इसका 10 क्वेश्चन है एमसीक्यू अब हम लोग देखने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है पहला क्वेश्चन, जनन की मूल घटना। यहाँ पे देखो जनन की मूल घटना बेसिक इवेंट जो है क्या है, ठीक है। तो जीव का विभाजन, युग्मक का निर्माण, डीएनए की प्रतिकृति बनाना और बाह्य अंगों का विकास। क्लास में मैं बता चुका हूं, आप 5 सेकंड के अंदर इसका आंसर को कर दोगे। जनन की मूल घटना बेसिक इवेंट क्या है, तो हम सभी जानते हैं क्या है, डीएनए की प्रतिकृति बनाना। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप सभी ने भी ऑप्शन सी दिया है। ऑप्शन सी दिया है तो लिखो कमेंट्स बॉक्स में ऑप्शन सी। चलो अगले क्वेश्चन को हम लोग देखें। अगले क्वेश्चन को देखने से पहले इसका एक्सप्लेनेशन हमने नहीं देखा। डीएनए की प्रकृति बनाना, है ना। जब जनन के दौरान ब्लूप्रिंट का निर्माण जरूरी है। कोशिकाओं में रासायनिक अभिक्रियाओं द्वारा डीएनए की 2 प्रतियां जो है ना कॉपीज बनती है। ये देख रहे हो ना, यहाँ पे 2 कॉपीज बनते हैं, एक पेरेंट्स वाला है कि नहीं, एक ये जो है आप देख रहे हो, ठीक है। तो ये 2 प्रति बनते हैं, ये आप ध्यान रखना। ये डीएनए है, ठीक है। तो डीएनए है, फिर इसके अंदर आरएनए होता है, डीएनए आरएनए, ठीक है। आप समझ रहे हो मेरे बातों को। तो यहाँ पर क्या होता है, जनन के दौरान ब्लूप्रिंट का निर्माण जरूरी है। कोशिकाओं में रासायनिक अभिक्रियाओं द्वारा डीएनए की 2 प्रतियां कॉपीज बनती है। उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा, क्लास में भी आपको मैंने बता चुका है। तो चलो अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। देखिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका मैंने नोट्स भी आपको बता रखा है और बिहार एग्जाम पोर्टल चैनल पे ये अपलोडेड है। ये लेक्चर 1 शॉर्ट्स में मैंने बताया है पूरे जीव जनन कैसे करते हैं। तो कालाजार के रोगाणु लेशमानिया में विखंडन किस प्रकार होता है, किसी भी तल में होता है। एक निर्धारित तल से कोड़े जैसे संरचना के सापेक्ष बहुखंडन मुकुलन। जल्दी से आंसर बताइए। आप देख रहे हो ये है लेशमानिया और प्रायः मैंने आपको उस इमेज में इस तरह से बता रखा था, इस तरह से मैं आपको बता रखा था, है ना। और इसके एक पूछ होते हैं। अब मैंने एक बात बताया था, एक अमीबा का भी बताया था, इसमें भी द्विखंडन ही होता है। इसके अंदर क्या होता है, द्विखंडन होता है कि नहीं। और अमीबा में किसी भी तल में हो जाता है। अमीबा में क्या होता है, ये किसी भी तल में द्विखंडन हो जाता है। लेकिन लेशमानिया में क्या होता है, एक निर्धारित तल में होगा। क्या होगा, एक निर्धारित तल में। भैया जितना इधर दोगे बड़े भैया को उतना छोटे भैया को भी होना चाहिए बंटवारा। मैंने क्लास में इसको ट्रिक से समझाया था आपको। तो आप यहाँ पे इसके सही आंसर अभी तक कर दिए होंगे, क्योंकि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, एक निर्धारित तल से। क्या होगा इसके, एक निर्धारित तल से, कहीं से भी नहीं होगा। अमीबा में क्या हो जाएगा, कहीं से भी, यहां से भी तोड़ दोगे तो भी हो जाएगा, ये भी बन जाएगा नया अमीबा। लेकिन प्राय नेचुरली इसमें क्या होता है, द्विखंडन होता है। नेचुरली इसमें क्या होता है, द्विखंडन होता है, ठीक है। लेकिन छोड़ दोगे या टूट जाएगा तो कहीं से भी हो जाएगा। इसी तरह लेशमानिया में भी द्विखंडन ही होता है, लेकिन एक निर्धारित तल में होता है। अमीबा में एक निर्धारित तल में नहीं होता है, कहीं से भी हो जाता है। यानी यहाँ पे आप देख रहे हो, ये पुच्छी भी 2 भाग में बटेगा, सब 2-2 भाग में होना चाहिए।
दो इसका विभाजन अगर होगा तो पुच्छी भी, इसका कोशिकाएं भी, सब कुछ जो है दो दो बराबर भागों में होगा, यानी एक निर्धारित तल से ही होगा, ये ध्यान रखना। देखिए यहाँ पर इसके एक्सप्लेनेशन को, तो यहाँ पर इसके एक्सप्लेनेशन में मैंने क्लियर लिख दिया है आंसर। एक निर्धारित तल से कोड़े जैसे संरचना के सापेक्ष, लेशमानिया में कोड़े है कि नहीं जैसे सूक्ष्म संरचनाएं होती है, इसलिए द्विखंडन एक निश्चित तल में होता है, जबकि अमीबा में किसी भी तल में हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप क्या देख रहे हो, यदि प्लेनेरिया में कोई टुकड़े में काट दिया जाए तो प्रत्येक टुकड़े नए जीव में विकसित हो जाते हैं, इसे क्या कहते हैं? मुकुलन, कायिक प्रवर्धन, पुनर्उद्भवन, बीजाणु समासन या रीजनरेशन भी इसको कहते हैं, पुनर्उद्भवन को, है कि नहीं, पुनर्जनन भी कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये नए प्लेनेरिया है, ये एक्सीडेंटली कहीं टूट गया, ये इसका 3 भाग, ये तीनों भाग एक नया जो है ये क्या हो जाएगा, प्लेनेरिया में निर्माण हो जाएगा, नया प्लेनेरिया बन जाएगा, जितने टुकड़े हैं सब प्लेनेरिया बन जाएगा, ठीक है, ये ध्यान रखना। और आपको बता दें यदि प्लेनेरिया के कई टुकड़े में काट दिया जाए तो प्रत्येक टुकड़े नए जीव में विकसित हो जाते हैं, इसे क्या कहते हैं? इसे हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं? पुनरुद्भवन, पुनर्जनन या रीजनरेशन कहते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर सी। चलें इसके एक्सप्लेनेशन को हम लोग समझें। नेक्स्ट क्वेश्चन आप क्या देख रहे हो? तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख रहे हो ब्रायोफिलम है कि नहीं, अपने किस भाग द्वारा नए पौधे को जन्म देता है? जड़ से, तना से, पत्ती से, पुष्प से। ये देख लो ब्रायोफिलम की पत्तियां हैं। तो ब्रायोफिलम अपने किस भाग द्वारा नए पौधे को जन्म देता है? तो इसमें थोड़ा भी टाइम नहीं लगना चाहिए। देख रहे हो कहा क्या है? सी, पत्ती। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा पत्ती से, ठीक है। ये देख लो पत्ती से नए ब्रायोफिलम के पत्तियां जो है, पौधे जो हैं क्या हो रहे हैं? जन्म ले रहे हैं, ठीक है। तो ब्रायोफिलम अपने किस भाग द्वारा नए पौधे जन्म देते हैं? तो पत्तियों से, ये ध्यान रखोगे। तो इसके एक्सप्लेनेशन को हम लोग समझ लेते हैं। इसके एक्सप्लेनेशन को आप देखो, ब्रायोफिलम की पत्तियों की कोड़ है कि नहीं पर कलियां, बर्ड्स होती है जो मिट्टी में गिरकर नए पौधे में विकसित हो जाता है। हम सभी जानते हैं कि इसमें इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं? कायिक प्रबंधन कहते हैं। क्या कहते हैं? कायिक प्रबंधन कहते हैं। यहाँ देखो यह कायिक प्रबंधन का उदाहरण है। इसका लाभ यह है कि इससे उगे पौधे बीज वाले पौधे की तुलना में फूल और फल जल्दी आते हैं। ये आलू में भी होता है, ये प्रायः किसमें होता है? आलू में भी होता है, ठीक है। और इसमें जल्दी से पौधे जो है डेवलप हो जाते हैं, ग्रोथ होते हैं, जल्दी फूल और फल इसके अंदर आ जाते हैं। तो ब्रायोफिलम जो होता है ना, ब्रायोफिलम में क्या होता है? कायिक प्रबंधन होता है। ये याद रखें, क्या होता है? कायिक प्रबंधन होता है। तो ब्रायोफिलम की पत्ती में किस तरह का जन्म होता है? तो कायिक प्रबंधन होता है। अब ब्रायोफिलम की पत्तियों की कोड़ पर कलिकाएं होती है जो मिट्टी में गिरकर नए पौधे को विकसित करती है। तो हम उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन को आप देख पा रहे हो, है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देख रहे हो? पुष्प का कौन सा भाग परागकण बनाता है ना। तो बाह्यदल, अंडाशय, पुंकेसर, वर्तिकाग्र। पुष्प का कौन सा भाग परागकण बनाता है? तो हम सभी जानते हैं कौन सा भाग बनाता है। तो पुंकेसर पुरुष जनन अंग होते हैं, है ना, नर जनन अंग कहते हैं इसके। पुंकेसर, स्त्री केसर 2 होता है और इसमें एक लिंगी पुष्प, उभयलिंगी पुष्प होता है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो पुष्प का कौन सा भाग परागकण बनाता है? तो पुंकेसर बनाता है, ये ध्यान रखना। पुंकेसर आप देख रहे हो ना, ये पुंकेसर है, ठीक है। अब पुंकेसर के अंदर में क्या होता है? परागकोश में परागकण होता है। परागकोश में क्या होता है? परागकण होता है। यही परागकण का यहाँ से स्थानांतरण परागन कहलाता है और यहीं से ये फिर एक नए जो है ये वर्तिकाग्र से, वर्तिका से होते होते अंडाशय में जाता है, जहां निषेचन की प्रक्रियाएं पौधे के अंदर देखने को मिलती है, ठीक है। तो चलो इसके एक्सप्लेनेशन को हम समझ। देखिए इसके एक्सप्लेनेशन को, पुंकेसर, ये देख लो पुंकेसर पुष्प का नर जननांग है। इसके ऊपरी भाग परागकोश में परागकण बनते हैं जो सामान्यतः पीले रंग का होता है। देख लो ये सामान्यतः किस रंग का है? पीले रंग का है। इसके एग्जाम स्मार्ट ट्रिक क्या है? याद रखें पुंकेसर पी पुरुष है कि नहीं, पी से पुरुष पुंकेसर, ठीक है, मेल भाग। स्त्री यानी एस, स्त्री यानी फीमेल भाग। तो परागकोश ये देख रहे हो ना, ये तंतु होते हैं, इसमें 2 ही चीज, फिलामेंट होते हैं और यहाँ पे एंथर होते हैं, जिसे परागकोश कहते हैं। और यहाँ पे आपको ये बता दें, आपको इसके अंदर ही क्या होते हैं? परागकण होते हैं। तो एग्जाम में अगर आता है तो आप आसानी से इसका आंसर लिखोगे। चलो अगले क्वेश्चन को हम लोग देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन आप क्या देख रहे हो? निषेचन के बाद पुष्प का कौन सा भाग फल में बदलता है? बीजांड, अंडाशय, वर्तिकाग्र, दल, पुंज, है ना। ये देख रहे हो, ये निषेचन होगा तो कौन सा भाग जो है ये फल में बदलेगा, फल में बदलता है। निषेचन के बाद पुष्प का
कौन सा भाग फल में बदलता है? तो हम सभी जानते हैं ओवरी, जिसे हम अंडाशय के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलो इसके एक्सप्लेनेशन को हम लोग समझ लें। देखिए ये सारे इंपोर्टेंट नोट्स हैं और एग्जाम में बहुत ही हेल्पफुल होंगे। अगर इसको रिवीजन कर ले तो समझो कि एक तरह से पूरा एनसीईआरटी का रिवीजन आपका हो गया। अंडाशय, निषेचन के बाद अंडाशय तीव्रता से वृद्धि करता है और परिपक्व होकर फल बनाता है और बीजांड से बीज बनते हैं। एग्जाम स्मार्ट टिप क्या होगा, अंतर याद रखें, अंडाशय फल, फल से बीजांड, बीजांड से बीज। ठीक है, ये ध्यान रखना आप। यहाँ पे आप देख पा रहे हो, मानव नर में वृषण शरीर, टेस्टिस जिसे कहते हैं, है ना, शरीर से बाहर वृषण कोश में क्यों स्थित होता है? शुक्राणु उत्पादन के लिए कम ताप की आवश्यकता होती है, स्थान की कमी के कारण, संभोग में आसानी के लिए, हार्मोन स्रावन रोकने के लिए। जल्दी से बताइए, मानव नर में वृषण शरीर से बाहर वृषण कोश में क्यों होता है? ये पेनिस है, ये देख रहे हो, ये मूत्राशय है कि नहीं, और ये देख रहे हो, ये आपका प्रोस्टेट हो गया, शुक्राशय हो गया, और यही से श्रावण प्राप्त होता है, ये वृषण हो गया, है ना। और ये शरीर से अलग होता है, क्यों होता है? ये जो वृषण होता है, वृषण में क्या क्या बनते हैं? शुक्राणु बनते हैं और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बनते हैं, और ये हमारे शरीर से इसके जो तापमान चाहिए इसको बनाने के लिए, स्पर्म कॉन्स को, मतलब स्पर्म से कोशिका को बनाने के लिए, है ना, शुक्राणु को बनाने के लिए ये 3 डिग्री से 4 डिग्री कम टेम्परेचर की जरूरत होती है। इसीलिए ये क्या होता है, इसका राइट आंसर, शुक्राणु उत्पादन के लिए कम ताप की आवश्यकता होती है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका। ठीक है, ये ध्यान रखना। चलो इसके एक्सप्लेनेशन को हम लोग समझते हैं। देखिए इसके एक्सप्लेनेशन को, शुक्राणु उत्पादन के लिए कम ताप की आवश्यकता होती है। शुक्राणु निर्माण के लिए शरीर के समान तापमान से 2 से 3 डिग्री कम ताप की आवश्यकता होती है, इसलिए वृषण उदर गुहा से बाहर होता है। याद रखना, शरीर का समान तापमान, ये देख रहे हो, शरीर का समान तापमान से 2 से 3 डिग्री लो होता है ये। ठीक है, शुक्राणु उत्पादन तापमान, ठीक है, ये 2 से 3 डिग्री इसका ये होता है, कम होता है। ये टेम्परेचर मापने वाला है, थर्मामीटर जिसे हम कहते हैं। ठीक है, चलो आगे हम लोग देखें क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन आप क्या देख रहे हो, मानव मादा में निषेचन, मानव मादा में निषेचन, फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है? गर्भाशय में, योनि में, अंडवाहिका, फैलोपियन ट्यूब में, अंडाशय में। जल्दी से बताओ। ये देख रहे हो, ये एग है, और ये जो देख रहे हो फैलोपियन ट्यूब है, अंडवाहिका है, और यहीं से स्पर्म सेल आता है, और यहाँ से अंड कोशिका से इस दोनों का मिलन होता है, जहां निषेचन होता है। मानव मादा में निषेचन, फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है? हम सभी जानते हैं यहाँ पे होता है, जिससे हम क्या कहते हैं, जिसे हम कहते हैं अंडवाहिका या फैलोपियन ट्यूब। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। हम उम्मीद करते हैं आप सभी ने ऑप्शन सी को दिया है। ठीक है, तो आपका सही है। इसके एक्सप्लेनेशन को हम लोग जान लें। देखिए इसके एक्सप्लेनेशन को, अंडवाहिका या फैलोपियन ट्यूब, अंडाशय से अंड कोशिका अंडवाहिका में आती है, जहां शुक्राणु उससे मिलकर निषेचन करता है, युग्मनज जायगोट बनाता है कि नहीं। बहुत से छात्र गर्भाशय या मार्क करते हैं, जो गलत है। गर्भाशय में भ्रूण का विकास होता है, निषेचन नहीं, ये ध्यान रखना। अब आपको बता दें, ये अंड जो है ना, ये यहाँ से ये निकलता है, ये अंड सेल है, यहाँ से देखो ये स्पर्म सेल है, यहीं पे ये निषेचन होता है, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो युग्मनज बनता है, कहाँ बनता है? अंडवाहिका फैलोपियन ट्यूब में बनता है। फिर यहाँ से अंड सेल जो है, एक सेल जो है यहाँ आकर के गर्भ जो है, यहाँ से आकर के गर्भ जो है ये क्या होता है? स्टे हो जाता है। चलो आगे हम लोग देखें क्वेश्चन को। देखिए अगला क्वेश्चन, माँ के शरीर में भ्रूण को पोषण किस संरचना द्वारा मिलती है? अंडाशय, प्लेजेंटा, फैलोपियन ट्यूब और गर्भाशय ग्रीवा। ये देख रहे हो, ये गर्भ है, ये बच्चे हैं, और ये जो देख रहे हो ये प्लेजेंटा है, ये जुड़ा हुआ है। ठीक है, जल्दी से बताइए, माँ के शरीर में भ्रूण को पोषण किस संरचना द्वारा मिलती है? तो हम सभी जानते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, प्लेजेंटा द्वारा मिलता है। पोषण ग्लूकोज जो भी है यहाँ से मिलता है, और ये जो है यहाँ अगर गंदगी हो गया ना, इस गंदगी को भी जो है ये प्लेजेंटा क्या करता है? साफ करता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलो इसके एक्सप्लेनेशन को हम लोग समझें। प्राय ये सारे फिगर्स को आप देख पा रहे हो, है ना, तो इसको अगर मैं पूरे को समझाऊं, मैं समझा चुका हूं, है ना, तो बहुत टाइम लग जाएंगे। यहाँ पे ध्यान देना, ये देखो प्लेजेंटा, ये एक तसितरीनुमा संरचना है जो गर्भाशय की भित्ति में धसी होती है। यह माँ के रक्त से ग्लूकोज और ऑक्सीजन भ्रूण तक पहुंचाती है और अपशिष्ट हटाती है। प्लेजेंटा के 2 कार्य याद रखना, पोषण प्रदान करना और अपशिष्ट वेस्ट को बाहर निकालना। और यह एक तस्तरीनुमा संरचना है, ये याद रखेंगे। ये देख रहे हो ना, तस्तरीनुमा संरचना इसे हम कहते हैं। तो हम उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखें।
नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख रहे हो, गर्भ निरोधक के लिए कॉपर टी कहाँ स्थापित की जाती है? अंडवाहिका में, गर्भाशय में, योनि में, अंडाशय में। तो ये देख रहे हो, ये प्राय कॉपर टी है, ठीक है, ये कॉपर टी है। तो कहाँ स्थापित होती है, जल्दी बताइए। गर्भ धारण रोकने के लिए कॉपर टी कहाँ स्थापित होती है? अंडवाहिका में, गर्भाशय में, योनि में, अंडाशय में, कहाँ होती है? जल्दी से बताइए। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ गलती कर बैठते हैं, है ना, वो योनि में लगा देते हैं टिक, जबकि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? गर्भाशय। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? ये राइट आंसर होगा। तो यहाँ पे ये जो है लगाया जाता है, ये ध्यान रखना तुम, ठीक है। तो हम उम्मीद करते हैं आप सभी ने ऑप्शन बी को टिक किया है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। देखिए यहाँ पे एक्सप्लेनेशन को अभी आप समझ लो। लूप या कॉपर टी जैसे युक्तियां डॉक्टर द्वारा गर्भाशय में स्थापित की जाती है जो गर्भ धारण को रोकती है। ध्यान दें, कॉपर टी यौन संचारित रोग STDs है ना से सुरक्षा नहीं देता, यह केवल गर्भ निरोधी है। ये केवल क्या है? गर्भ निरोधक है, ये ध्यान रखना आप। ये कॉपर टी है, ठीक है, ये ध्यान रखना। इसी के साथ जीव जनन कैसे करते हैं उसके महत्वपूर्ण 10 क्वेश्चन हमारे समाप्त होते हैं। अब आ रहे हैं हम लोग अनुवांशिकता एवं जैव विकास। अनुवांशिकता एवं जैव विकास के 10 महत्वपूर्ण NCERT बेस्ट इंपोर्टेंट महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर को हम लोग देखें। और ये जो डायग्राम आप देख पा रहे हो ना, ये डायग्राम किनका है? तो ये डायग्राम ग्रेगर मेंडल का दिखाया गया है, ठीक है, जो 19वीं सदी के एक भिक्षु और वैज्ञानिक थे जिन्होंने अनुवांशिकता और उनके मूलभूत कार्यों के लिए व्यापक रूप से अनुवांशिकी का जनक माना जाता है। अनुवांशिकी के फादर इन्हें कहा गया है। इन्होंने कई हजार वर्षों तक, मतलब कई वर्षों तक, हजार वर्षों तक नहीं, है ना, कई वर्षों तक क्या किए थे? हजारों मटर के पौधे को लेकर के उसके बीच क्या करवाया था? प्रजनन करके वंशानुगत मूलभूत नियमों का खोज किया था, ठीक है। परागन, ये क्या कहते हैं उसको? एक संकर संकरण, द्वि संकर संकरण, ये सारी बातें हमने क्लास में पढ़ा है। चलो जो भी पढ़ा है हम लोगों ने, तो यहाँ पर इसके महत्वपूर्ण MCQ का प्रैक्टिस करते हैं। तो आप लोग तैयार हैं? कमेंट्स बॉक्स में आप लिखें जरूर कि जीव जनन कैसे करते हैं, उसमें कितने MCQ आपका सही हुआ है, जरूर लिखें। चलें पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। इसके पहला क्वेश्चन आप देख पा रहे हो, क्या देख पा रहे हो? अनुवांशिक विभिन्नताएं सबसे अधिक किस प्रकार के जनन में उत्पन्न होता है? तो याद रखना, लैंगिक जनन में होता है। किसमें होता है? लैंगिक जनन में। अनुवांशिकता विभिन्नता किसमें होता है? तो लैंगिक जनन में होता है, अलिंगिक जनन में नहीं होता है, कायिक प्रबंधन में नहीं होता है, मुकुलन में नहीं होता है, अलिंगिक जनन में होता है। तो राइट आंसर इसका क्या है? अलिंगिक जनन। ये वन शॉर्ट्स में आपको मैं समझा दूंगा, इसमें ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, ठीक है, क्योंकि वीडियो पहले से ही बहुत लंबा हो चुका है, ठीक है। तो मैं इसको बहुत शॉर्ट फॉर्म में जो है इसको हम रिवीजन करवाते चलेंगे, ताकि हमें ज्यादा समय नहीं लगे। आपको जो है इसका फिर अलग से एक पार्ट्स बनाऊंगा, वहां पे इसके बारे में डिटेल्स में समझाऊंगा, क्योंकि वीडियो हमारा बहुत लंबा हो चुका है। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखें। इसके एक्सप्लेनेशन को पहले देख लेते हैं। देखिए इसके एक्सप्लेनेशन को। लैंगिक जनन जो होता है, इसमें होता है लैंगिक जनन में दो अलग अलग जनक माता पिता के DNA का संयोजन होता है। इससे संतति में अधिक विविधताएं उत्पन्न होती है जो विकास का आधार बनता है। अलिंगिक जनन में क्लोन समान DNA बनते हैं, जबकि लैंगिक जनन में नए संयोजन बनता है। ये ध्यान रखना। यहाँ पे देखो, जीवाणुओं बैक्टीरिया के उदाहरण में उष्णता हीट को सहन करने की क्षमता वाली विविधता क्या कहलाती है? यह जीवाणु को सुंदर बनाता है, यह प्रजनन गति बढ़ाता है, यह गर्मी की लहर में हीट वेव में जीवित रहने में मदद करता है। इसका कोई लाभ नहीं है। ये देख रहे हो ना, इसको जिंदा रख रहा है। जैसे कि आर्की बैक्टीरिया हम जान रहे हैं, मोनेरा जगत वाले जो भी हैं वो 100 डिग्री से ऊपर सेल्सियस में जिंदा रहते हैं। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है, यह गर्म लहर में भी जीवित रहने में मदद करता है। ये ध्यान रखना। चलो इसके एक्सप्लेनेशन को हम लोग समझते हैं। देखिए टाइम बहुत हो गया, इसलिए मैं जल्दी जल्दी इसके आंसर को पहले से टिक करके मैं आपको बता रहा हूं, नहीं तो फिर बहुत लंबा हमारा लेक्चर हो जाता, मतलब ये वीडियो हो जाता। तो इसको मैं समझा रहा हूं, फिर अगले वीडियो में मैं इसको अच्छे से समझाऊंगा। क्वेश्चन आंसर आपसे मैं पूछूंगा, यहाँ पे रिवीजन करवा रहा हूं बस। तो मैंने आपको 2 चैप्टर का मैंने अभी करवाया है, 3 चैप्टर का करवाया है। 3 चैप्टर में जो है आपको अच्छे से मैंने आपको मौका दिया। यहाँ में मेरे पास टाइम नहीं है, इसलिए मैं इस तरह का जो है पहले से टिक करके आपको मैं बता रहा हूँ, ठीक है। ये क्या देख रहे हो? यह गर्मी की लहर में जीवित रहने में मदद करता है। प्रकृति में विविधताएं जीवों को बदलते हैं, पर्यावरण में जीवित रहने का लाभ देती है। जो जीवाणुओं को गर्मी सह सकते हैं, वे ग्लोबल वार्मिंग या हीट वेव में भी नष्ट नहीं होंगे। विविधता का मुख्य कार्य स्पीसीज के अस्तित्व को बनाए रखना, सर्वाइवल को जो है बनाए रखना, ये होता है। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखें। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को। ग्रेगर जॉन मेंडल ने अनुवांशिकता के नियमों को समझने के लिए किस पौधे का प्रयोग किया? गुलाब, मटर, गेहूं, सूरजमुखी। तो हम सभी जानते हैं मटर के का किया। ये देख लो, ये मटर का पौधा है। चलो इसके एक्सप्लेनेशन को हम लोग समझते हैं। देख पा रहे हैं आप इसके आंसर को?
मटर का पौधा। मेंडल ने मटर को चुना क्योंकि इसका जीवन काल छोटा होता है, इसमें विकल्प लक्षण जैसे लंबे पौधे, बौने पौधे स्पष्ट दिखाई देते हैं। मटर का वैज्ञानिक नाम देख रहे हो ना आप, क्या है? तो पीशम सैटिवम है। क्या है? पीशम सैटिवम है ना, मटर का वैज्ञानिक नाम है, ये ध्यान रखना आप। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख रहे हो, जब मेंडल ने लंबे पौधे टी, ये देखो बड़ा टी जो है ना, ये क्या है? ये प्रभावी है। ये क्या है? प्रभावी, ये ध्यान रखना। और छोटा टी क्या होता है? ये अप्रभावी का है। ठीक है, क्लास में आपको मैंने बता दिया था। यहाँ पे ध्यान देना, क्या कह रहा है क्वेश्चन। जब मेंडल ने लंबे पौधे यानी टी और कैपिटल टी और बौने पौधे स्मॉल टी का संकर कराया तो F1 पीढ़ी के सभी पौधे थे, क्या थे? सभी बौने, सभी लंबे, आधे बौने, अब मध्यम ऊंचाई वाले थे। क्लास में हमने देखा था सभी लंबे निकले थे, है ना, यहाँ देख रहे हो ना। तो क्या निकला था? बड़ा टी या छोटा टी। तो बड़ा टी क्या है? प्रभावी का है ना, और छोटा टी क्या है? अप्रभावी का है। ठीक है, ये हमने आपको समझाया था। चलो इसके एक्सप्लेनेशन को हम लोग समझ लें। देखिए, सभी लंबे, F1 पीढ़ी में केवल प्रभावी लक्षण ही दिखाई देते हैं। लंबाई यानी टॉलरेंस जो है प्रभाव लक्षण है, इसलिए सभी पौधे लंबे हुए। ठीक है, ये ध्यान रखना। F1 पीढ़ी में कोई भी पौधा बीज की ऊंचाई का नहीं होता है ना। मेंडल के अनुसार लक्षण मिक्स नहीं होते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को, मेंडल के प्रयोग में F2 पीढ़ी में लंबे और बौने पौधे का फिनोटाइप अनुपात क्या था? तो फिनोटाइप और जीनोटाइप मैंने आपको बताया था, सभी जान रहे थे, 3:1 यानी फिनोटाइप, एक था जीनोटाइप। फिनोटाइप बाहरी के लक्षण। ठीक है, बाहरी क्या था? मान के चलो F2 पीढ़ी के लिए 3:1 था। जीनोटाइप और फिनोटाइप तो आपको मैंने समझाया था। ठीक है, तो क्या था? 3:1 था। इसके एक्सप्लेनेशन को हम लोग समझ लें। तो यहाँ पे देखिए 3:1, F2 पीढ़ी में हर पौधे में से 3 लंबे और 1 बौने था। बोनापन जो है ना, यहाँ पे आप देखो, जो F1 में छिप गया था और वो F2 में वापस आ जाता है। यहाँ पे देखिए, यह फिनोटाइप दिखने वाला अनुपात अगर जीनोटाइप तो यहाँ पे पूछे तो क्या होगा? 1:2:1 होगा। ठीक है, एक लंबा, शुद्ध लंबा, है कि नहीं, लंबा और शुद्ध बौना, ये हुआ था अनुपात। क्योंकि ये शुद्ध है, कैपिटल टी है, शुद्ध लंबा, एक कैपिटल टी है, एक स्मॉल टी है, तो शुद्ध लंबा नहीं है, ये लंबा है, और ये जो है शुद्ध बौना है। तो इसी अनुपात को हम लोग क्या कहते हैं? 1:2:1। ये कैसा था? जीनोटाइप था। अब फिनोटाइप में क्या था? 3:1 था। नेक्स्ट क्वेश्चन को आप देख रहे हैं, द्विसंकरण जो है कि नहीं। तो यहाँ पे क्या होता है? जब गोल हरे मटर और झुर्रीदार पीले बीज का क्रॉस कराया गया तो नए संयोजन क्या सिद्ध करते हैं? लक्षण स्वतंत्र रूप से वंशानुगुणित होते हैं। ये इसके आंसर होंगे। क्यों होंगे? चलिए एक्सप्लेनेशन में हम लोग देख लेते हैं क्यों होंगे। तो यहाँ पे देखिए, F2 पीढ़ी में गोल हरे और झुर्रीदार पीले जैसे नए बीज मिले, यह बताता है कि बीज का आकार और बीज का रंग एक दूसरे से जुड़े नहीं है। अच्छे से आपको क्लास के अंदर इसके बारे में समझा रखा है। ठीक है, और इसके बारे में अगर आप चाहते हैं डिटेल्स में और भी जानकारी, है कि नहीं, आप चाहते हो कि इस पे मैं एक लेक्चर बना करके डाल दूं, शॉर्ट्स वीडियो बना करके डाल दूं, तो आप कमेंट्स बॉक्स में लिखना, मैं अच्छे से इसके बारे में एक बार और शॉर्ट्स 5 से 6 मिनट का लेक्चर बना करके डाल दूंगा, ताकि इसमें आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रहे। और मैं क्लास के अंदर बहुत डिटेल्स में इसके बारे में बता रखा है। ठीक है, तो आप यहाँ पे क्वेश्चन में गलती नहीं करोगे। क्वेश्चन क्या देख रहे हो? कोशिका के अंदर प्रोटीन संश्लेषण, है कि नहीं, के लिए सूचना का मुख्य स्रोत है। प्रोटीन सिंथेसिस का जो है सूचना का मुख्य स्रोत कौन है? डीएनए। हम सभी क्या जानते हैं? डीएनए। यहाँ पे लगाया भी है टिक, तो आप देख रहे हो डीएनए है, और ये क्या करता है? प्रोटीन संश्लेषण के लिए सूचना का मुख्य स्रोत है। ठीक है, ये ध्यान रखोगे। यहाँ पे आप क्या देख रहे हो? डीएनए में प्रोटीन बनाने के लिए कोडेड जानकारी होती है। डीएनए का वह भाग जो किसी विशिष्ट प्रोटीन की सूचना रखता है उसे जीन कहते हैं। यहाँ देख रहे हो, लक्षण, हार्मोन, एंजाइम, जीन, यह प्रक्रम याद रखें। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर की सामान्य कोशिकाओं में गुणसूत्र, है कि नहीं, क्रोमोसोम की कितनी प्रतियां कॉपीज होती है? केवल 1, 2, 4 और डी अनगिनत। देख रहे हो यहाँ पर, हम सभी जानते हैं 23 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं, 46 गुणसूत्र होते हैं, उसमें से बहुत 22 जो गुणसूत्र होते हैं वो तो समान होते हैं। 23वां जो होता है वो क्या होता है? असमान होता है। पुरुष के अंदर XY 23वां होता है। ठीक है, उसमें से एक X या Y जो है उसका निषेचन हो पाता है फैलोपियन ट्यूब में। यहाँ पे बता दें, एक माता का, एक पिता का। तो राइट आंसर आप देख पा रहे हो क्या है? 2 है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। चलो एक्सप्लेनेशन भी देख लें। यहाँ पे आप देख पा रहे हो, एक माता से एक पिता से प्रत्येक कोशिकाओं में गुणसूत्र के जोड़े होते हैं
हर लक्षण के लिए हमारे पास दो जीन होते हैं, एक मां से प्राप्त और एक पिता से। इसे द्विगुणित अवस्था कहते हैं। जनन कोशिकाओं गैमिट्स में यह संख्या आधी होती रह जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हो। कुछ सरीसृप जैसे कछुओं में लिंग निर्धारण किस कारक पर निर्भर करता है? गुणसूत्रों पर, निषेचित अंडे के उष्मायन ताप टेम्परेचर पर, भोजन की मात्रा पर, हवा की गति पर। तो हम सभी जानते हैं किस पे होता है, तो निषेचित अंड के उष्मायन या उष्मा ताप पर, टेम्परेचर पे निर्भर करता है। ठीक है, यहाँ टाइपिंग थोड़ा मिस्टेक है, ये ध्यान रखना आप। किस पे? निषेचित अंड के उष्मा ताप पर, ये ध्यान रखना आप। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो निषेचित अंड के उष्मायन ताप जो होता है, एक्सप्लेनेशन यहाँ देखो। कुछ जीवों में पर्यावरण का तापमान तय करता है कि अंडा नर बनेगा या मादा बनेगा। ठीक है, मानव लिंग का निर्धारित तापमान से नहीं है बल्कि लिंग गुणसूत्रों से होता है, ये ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप क्या देख रहे हो? मानव में बच्चों के लिंग लड़का या लड़की किसके द्वारा निर्धारित होता है? माता के गुणसूत्र से, पिता से मिलने वाले गुणसूत्र से, गर्भावस्था के दौरान पोषण से और जन्म के समय के नक्षत्रों से। जल्दी से बताओ। यहाँ पे ये क्लियर ही आप देख रहे हो, एक्स वाई होता है। एक्स अगर जाकर के मिलेगा तो क्या होगा? पुत्री होगा। एक्स वाई जाकर के वाई पिता वाला जाएगा, तो जिम्मेदार कौन है? तो पिता है, ये ध्यान रखोगे। वाई जाकर के एक्स से मिलता है तो क्या होता है? एक्स वाई बनता है और इससे पुत्र की प्राप्ति होती है। तो यानी क्या होता है? पिता से मिलने वाले गुणसूत्र से। लिंग का निर्धारण पिता ही कर पाता है ना, क्योंकि उसके पास एक्स और वाई दोनों होता है। और वाई क्या होता है? प्रभावी होता है। एक्स क्या होता है? अप्रभावी होता है। तो यहाँ पे देख पा रहे हो पिता से मिलने वाले गुणसूत्रों से, ये देख पा रहे हो। माता के पास केवल एक्स गुणसूत्र होते हैं, पिता के पास एक्स वाई दोनों होते हैं। यदि पिता का वाई गुणसूत्र मिलता है तो लड़का होगा, यदि एक्स मिलता है तो लड़की होगा। लिंग निर्धारण की जिम्मेदारी पूरी तरह से शुक्राणु स्पर्म के प्रकार पर होती है, क्योंकि वह चर है कि नहीं होते हैं, चर हैं, वेरिएबल हैं। देखिए अब नेक्स्ट जो है हमारा पर्यावरण अध्याय 13 कॉन्सेप्ट मास्टरी क्विज है। ये परितंत्र, ऊर्जा प्रवाह और कचरा प्रबंधन है। ये इसको तो मैं इतने डिटेल्स में अभी नहीं समझा पाऊंगा, वीडियो मेरा बहुत लंबा हो गया है, लेक्चर मेरा बहुत लंबा हो गया है, ये प्रैक्टिस जो है बहुत लंबा हो गया है। तो मैं आपको शॉर्ट्स फॉर्म में समझाऊंगा और मैं इस पे एक लेक्चर बना करके इसका क्विज जो है 20-25 मतलब 20-25 नहीं रखो आप, 20 क्वेश्चंस का इंपोर्टेंट 20 क्वेश्चंस जो है PYQ जो है उसका मैं एक क्विज करवाने वाला हूं, है ना। तो 1 या 2 दिन में वो क्विज आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ से एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। हमारा पर्यावरण अध्याय 13 कॉन्सेप्ट मास्टरी क्विज है। तो देखिए यहाँ से क्या क्या क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं, उनकी संभावनाएं हैं। परितंत्र, ऊर्जा प्रवाह और कचरा प्रबंधन। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो भाग 1 परितंत्र और इसके घटक, सजीव, निर्जीव, है ना, घटकों की समझ। क्या आप प्राकृतिक और कृत्रिम परितंत्र में अंतर बता सकते हैं? यहाँ पे देखिए हम वंस समझिए कि 2 मिनट के अंदर इसको मैं खत्म करूंगा। ये रिवीजन है, फिर इस पे मैं नेक्स्ट टाइम क्विज लाऊंगा। एक परितंत्र का निर्माण किनसे होता है? केवल सजीव घटकों से, केवल अजैव घटकों से, सजीव अजैव दोनों घटकों से। हम सभी जानते हैं एक परितंत्र का निर्माण किससे होता है? सजीव और अजैव दोनों घटकों से, क्योंकि किसी क्षेत्र के सभी जीव, जैव तथा वातावरण के भौतिक कारक अजैव संयुक्त रूप से परितंत्र बनाते हैं, जैसे बायो जीवन, बायोटिक, निर्जीव, ये आप समझ लेना, ठीक है। तो एक परितंत्र का निर्माण किससे होता है? सजीव और अजैव दोनों घटकों से, याद रखना। दूसरा क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कौन परितंत्र का अजैव घटक है? तो मृदा अजैव घटक है। ताप, वर्षा, वायु, मृदा एवं खनिज भौतिक कारक हैं, बाकी सभी सजीव हैं। तो जो सांस नहीं लेते हैं वो प्राय अजैव होते हैं। अगर एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं तो आप आसानी से ये समझ रखोगे, तो वहां पे आपको गलत नहीं। नेक्स्ट देखो, इनमें से कौन सा मानव निर्मित परितंत्र है? खेत, वन और तालाब प्राकृतिक हैं, जबकि बगीचा और खेत मानव निर्मित है, जिसे इंसान बनाता है, कृत्रिम होगा। कृत्रिम है। परितंत्र में अपमार्जकों है कि नहीं का प्रमुख कार्य क्या है? भोजन बनाना, सौर ऊर्जा रोकना, शाकाहारी। तो यहाँ देख लो, जटिल कार्बनिक पदार्थ को सरल कार्बनिक पदार्थ में बदलना। जीवाणु और कवक मृत जैव अवशोषी को पुनः मिट्टी से मिला देते हैं, इन्हें प्राकृतिक में सफाई कर्मी कहते हैं, ठीक है। तो ये नेचर क्लीनर की तरह काम करते हैं। और परितंत्र में अपमार्जकों का प्रमुख कार्य क्या होता है? जटिल कार्बनिक पदार्थ को सरल कार्बनिक पदार्थ में बदलना। भाग 2 है कि नहीं, ये रिवीजन में करवा रहा हूं। भाग 2 आहार श्रृंखला और ऊर्जा प्रवाह कौन
किसको खाता है और ऊर्जा कैसे चलती है। देखिए की कॉन्सेप्ट 10% का नियम, 10% का नियम। देखिए यहाँ पर तृतीय पोषी स्तर पर हमेशा कौन होता है, तो छोटी मांसाहारी, उत्पादक शाकाहारी, अपघटक में कौन है, छोटी मांसाहारी। यहाँ पे देखिए स्तर 1 पौधा, स्तर उसके बाद 2 शाकाहारी, है कि नहीं, और स्तर 3 छोटे मांसाहारी। ये ध्यान रखना। ऊर्जा का अंतिम स्रोत क्या है, तो सूर्य। स्वपोषी जीव सौर ऊर्जा का प्रकाश ग्रहण करते हैं और प्रकाश जैव रासायनिक प्रक्रिया से अपना जो है क्लोरोफिल की उपस्थिति में स्वपोषी पोषण करते हैं। हरे पौधे सौर ऊर्जा का कितना % खाद्य ऊर्जा में बदलते हैं, तो 1% याद रखना। पत्तियों पर झड़ने वाली ऊर्जा केवल 1% होती है, ये ध्यान रखेंगे। हरे पौधे सौर ऊर्जा का कितना % है कि नहीं, खाद्य ऊर्जा में वो बदलते हैं, तो 1%। देखिए यहाँ पर अगले स्तर तक कितने ऊर्जा जाती है, तो हम सभी याद रखें 1, 90, 100 में 10%। शेष ऊर्जा उष्मा के रूप में खो जाती है, 10%। लॉ ऑफ 10% है, ध्यान रखेंगे। ऊर्जा का प्रवाह कैसे होता है, एक दिशिक होता है, ऊर्जा वापस पीछे नहीं आ सकती है। जुड़ी हुई आहार श्रृंखलाएं क्या कहलाती है, तो आहार जाल कहलाती है, ध्यान रखेंगे। शाखाओं वाला नेटवर्क आहार जाल है, ये ध्यान रखोगे। और इस पे क्विज जो है नेक्स्ट संडे को मैं करवाऊंगा, ठीक है। किस पे, ये जो आपका पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी तंत्र है, इस पे। ये देखिए भाग 3 जैविक आवर्धन, है ना, देख रहे हो। इस तरह से हमारे भोजन में जहर कैसे पहुंचता है, कीटनाशक का संचय। देखिए यहां पे क्या देख लो, हानिकारक रसायन आहार श्रृंखलाओं में क्यों जमा होते हैं, वे अजैव निम्नीकृत हैं। ये पदार्थ शरीर से बाहर नहीं निकल पाते और जमा होते हैं। रसायनों की सर्वाधिक सांद्रता किसमें होगी, तो मनुष्य में होगी। मनुष्य शीर्ष उपभोक्ता है, अतः इसमें संचय सर्वाधिक होता है, ये ध्यान रखना आप। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख रहे हो, यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे क्या भाग 4 देख रहे हैं, हमारे क्रियाकलाप और पर्यावरण, ओजोन परत और कचरा प्रबंधन, वो हम लोग देख रहे हैं, भाग 4 को देख रहे हैं। ओजोन के परमाणु, मतलब ओजोन के अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं, तो हम सभी जानते हैं 3 होते हैं, याद रखना। समान ऑक्सीजन O2 है, ओजोन O3 है, ये ध्यान रखोगे। ओजोन परत किस हानिकारक ऊर्जा को बचाती है, तो पराबैंगनी से, यूवी किरण से बचाती है। यूवी किरण से त्वचा कैंसर हो सकता है। ओजोन क्षय, है कि नहीं, के लिए मुख्य जिम्मेदार कौन है, तो CFC है, ये ध्यान रखना, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। रेफ्रिजरेटर में प्रयुक्त क्लोरोफ्लोरोकार्बन होते हैं। 1987 में UNEP में क्या सहमति बनी, CFC फ्रीज करने की। CFC उत्पादन को 1986 स्तर पर रोकने, है कि नहीं, फ्रीज की सहमति बनी थी, ये ध्यान रखोगे। नेक्स्ट क्या देख रहे हो, जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित होने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं, जैव निम्नीकरणीय कहलाते हैं, है कि नहीं। तो जैसे सब्जियों के छिलके, कागज, ये आप ध्यान रखना, ठीक है। इनमें कौन अजैव निम्नीकरणीय है, तो प्लास्टिक की थैली, प्लास्टिक और कांच लंबे समय तक पर्यावरण में बने रहते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन क्या देख रहे हो, ट्रेनों में मिट्टी की कुल्हड़ क्यों बंद किए गए, ऊपर उपजाऊ मिट्टी का नुकसान। ट्रेनों में मिट्टी के कुल्हड़ क्यों बंद किए गए, क्योंकि ट्रेन में से लोग पी के फेंक देते थे। बड़े पैमाने पर मिट्टी का उपयोग से खेतों पर असर पड़ता था, क्योंकि रेलवे लाइन खेत खलिहान से होकर निकलती है। हम प्लास्टिक को क्यों नहीं पचा सकते हैं, एंजाइम की क्रिया विशिष्ट है, हमारे एंजाइम केवल भोजन पचा सकते हैं, प्लास्टिक नहीं। और इसी के साथ बहुत बढ़िया, वेल डन। परितंत्र में सब कुछ जुड़ा हुआ है, ऊर्जा का प्रवाह एक दिशा में होता है, ओजोन और कचरा प्रबंधन हमारी जिम्मेदारी है, सस्टेनेबल लाइफस्टाइल भी क्या है, भविष्य है, ये ध्यान रखना। और ये पर्यावरण परिस्थितिकी का मैं MCQ करवाने वाला हूं, ये रिवीजन करवा दिया हूं, टाइम हमारे पास नहीं था, ठीक है। तो आपको हम बता दें, आनुवांशिकी एवं जैव विकास और ये पर्यावरण परिस्थितिकी का जो है MCQ 20-20 क्वेश्चन का MCQ हम करवाएंगे, संडे को होगा तो मैं करवाऊंगा। तो आपको कैसा लगा ये, इसमें कितना आपको समझ में आया, कितना क्वेश्चंस को आपने अटेम्प्ट किया, तो जरूर जो है कमेंट्स बॉक्स में लिखना। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट इसी तरह के प्रैक्टिस सीरीज में, तब तक के लिए धन्यवाद।